You wrote some open letter to Kejriwal and that got viral. आज भले आप कोई आइडिया कॉपी पेस्ट जैसा कर रहे हो, बट उसको इंडियनाइज भी कर रहे हो कि वेस्टर्न कल्चर में कुछ चल रहा है, आप उसको यहाँ पे लेके आए. आज माचा कॉफ़ी देख लो, पिकल बॉल देख लो. फ्लिपकार्ट इज एन इंडियनाइज वर्जन ऑफ अ मार्केट प्लेस. लॉजिकली कुछ चीज़ें लगती हैं हाँ ये वर्क कर जाएगी, कई बार लॉजिकली नहीं लगता, लेकिन इंट्यूशन लगता है अरे यार लॉजिक नहीं बैठ रहा लेकिन हो जाएगा. सो हाउ यू बैलेंस बिटवीन देम? When you invest in startups, there is always an inherent risk. Razorpay, BharatPay, so these are the startups which became big after 2017 because जिन्होंने उस टाइम पे समझा होगा इकोसिस्टम को और फिनटेक में इन्वेस्ट किया हो, they would have made good money. कोई भी फाउंडर है ऑन व्हाट बेसिस ही और शी शुड डिसाइड कि मुझे बूटस्ट्रैप जाना है कि फंडिंग में जाना है. You can always compare zero the and grow. Co-working space में मैं 100 लोगों की इवेंट, 200 लोगों की इवेंट करता था. And one fine day there were 3 other like-minded people who approached me. सर बड़ी इवेंट करते हैं, आप साथ में जुड़ो. एंड आई आस्क्ड देम कि बड़ी इवेंट मतलब मैं 100 लोगों की इवेंट कर रहा हूँ, सो व्हाट डू यू मीन बाय बड़ी इवेंट? 200 300 कितने लोग? एंड दे सेड 15,000. यस मेहुल जी, वेलकम ऑन द शो. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है ये है, बोलते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा. सो यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, योर फादर हैज़ अ वेरी गुड लीगेसी ऑफ अ सीए फर्म एंड यू बिकम अ सीए. सो जस्ट एक सिंपल स्टार्टिंग, कभी ऐसा हुआ कि सीए बनने का प्रेशर था कि इट वाज बाय चॉइस? So rather, Naveen bhai, I took a 12th science. ओके. I gave engineering, AIEEE, IIT and CA exam together. ओह, And then shifted to CA. So there was no pressure, but हाँ, CA बनने के बाद there was always internal pressure, not external pressure, to ensure that things turn out well. So I started my practice as a compliance-driven practice, and धीरे धीरे it entailed a lot of travel to Ahmedabad. And Ahmedabad was a city where I thought that the startup ecosystem is very much matured. I wanted to replicate it to Surat, and that is how my journey with the startup ecosystem started. गॉट दैट. सो अगेन वही क्वेश्चन, थोड़ा सा उस क्वेश्चन थोड़ा और डीप करता हूँ. सो एक तो साइंस लेके सीए किया, प्रेशर भले नहीं था. फिर कभी ये स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू करना तो उसका प्रेशर है कि ऑलरेडी ये घर की प्रैक्टिस सेट है, क्या ये नया नया ला रहा है? सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग नेवर केम अप. So I would say, and I would also suggest to everyone that many times we just need to go with the flow. I believe in the theory of evolution well, and things will fall in place. So automatically circumstances ऐसे आएंगे या opportunities ऐसी आएगी, to put it rightly, that things will fall in place, and it would always be a good career growth for any professional who is a good observer, who can understand कि कौन सी चीज़ें चल रही है, कौन सी नहीं चल रही. So even if you're a good observer, I think opportunities would come, and you just have to go with the flow. गॉट दैट. मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि ऐसा कुछ नहीं था कि फोर्स था, बट वो पापा के साथ शुरू किया, करते करते फिर वो अहमदाबाद जाना हुआ, दिख गया एंड रास्ता दिख गया. गॉट दैट. मुझे ऐसा लग रहा है मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा मुझे सुनने को मिल रहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पर्सन हु फ्लो विद द फ्लो. और मैंने अभी पिछले पॉडकास्ट ही भवन भाई के साथ तब मैंने शेयर किया था कि भगवान ने अगर मेरे हाथ में चाबी दी होती ना मेरी ज़िंदगी की, तो मैं 25% नहीं पहुँचता. फ्लो विद द फ्लो चलते गए, कहाँ से भगवान ने कहाँ थप्पड़ लगाया, कहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई एम वेयर आई एम. गुड, फाइन. सो सबसे अर्ली स्टेज, एक तो जो शुरू हो गया सीए की प्रैक्टिस शुरू हुआ, देन अहमदाबाद गए, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम आया. अर्ली स्टेज व्हाट चैलेंजेस यू फेस? क्योंकि सूरत मेरे हिसाब से जब आपने शुरू किया तब तो कोई स्टार्टअप का कोई ना माहौल था ना इकोसिस्टम, तो व्हाट वाज द अर्ली चैलेंजेस? So I can relate to 2010. जब तब तक तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी नहीं आई थी. Our honorable prime minister announced the startup India scheme on 16th January 2016. आज भी मुझे वो दिन याद है, because I used to think a lot about startups, and getting it conversed by the ministry was something of a good validation of what we are. एग्जैक्टली. इवन प्रधानमंत्री भी 2014 से है, 2010 तो वो भी नहीं थे. So 2010 में we started with events. When I say events, हम डेमो डे करते थे, तब वो फंडिंग वाला मॉल नहीं था, हम प्राइज मनी देते थे. सो आई ट्राई टू कन्विंस फ्यू ऑफ माई क्लाइंट्स कि आप एटलीस्ट जो अच्छा पिच दे रहे हैं उनको एक प्राइज मनी दीजिए, 3 लाख का प्राइज, 2 लाख का प्राइज. ओके, इतना बड़ा अमाउंट. So that was what we started with 2010 events में. So events करते करते we also try to replicate things which happened in San Francisco, जो सिलिकॉन वैली माना जाता है. So हमने गूगल फॉर स्टार्टअप्स का टाई अप किया, टेक्सटास के साथ टाई अप किया. सो वहाँ पे जो यूएस में जो टाइप के इवेंट्स होते थे उसको यहाँ पे सूरत में लेके आए. इवेंट से धीरे धीरे हम बड़े कम्युनिटी की तरफ, वी फॉर्म्ड अ सेपरेट कम्युनिटी फॉर स्टार्टअप्स. एक फेसबुक पेज बनाए, उस टाइम पे फेसबुक नया नया था. सो वी स्टार्टेड विद अ कम्युनिटी कॉल्ड सूरत स्टार्टअप्स. वो कम्युनिटी बढ़ती गई. देन आई थॉट कि अब ये कम्युनिटी को एक फिक्स जगह चाहिए. सो एट दैट टाइम इन 2016 वी स्टार्टेड विथ
idea of co-working space. या आई कोवर, So, Surat. वो भी शायद शुरू का पहला ही था जहाँ तक मुझे पता है. So we started with co-working space in 2018. Idea was developed in 2016, and post-COVID, I understood that the funding ecosystem has moved completely online. So two trigger points which I would say post-COVID की चीज़ें ऑर्गेनाइज वे से फंडिंग होने लगी. सो कोई भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होती है तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज पॉप अप. सो फंडिंग इंडस्ट्री बिकेम ऑर्गेनाइज कि पिच डे होता है, डीप डाइव कॉल होता है, ड्यू डिलिजेंस होता है, एक सॉफ्ट कमिटमेंट आता है और उसके बाद हार्ड कमिटमेंट मनी वायर होता है. सो वो पूरा ऑर्गेनाइज हो गया. एंड सेकेंडली थिंग्स स्टार्टेड मूविंग ऑनलाइन. कि बिफोर 2020 वी नेवर थॉट ऑफ व्हाट वेबएक्स इज, व्हाट जूम इज, व्हाट जीमीट इज. अब ऐसा हो गया कि एक बेंगलोर का फाउंडर और बेंगलोर का इन्वेस्टर है तो भी वो शायद जूम कॉल पे बात करें. हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली. These two things triggered me that being in a tier 2 city like Surat also, startups बाहर के आ सकते हैं और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. और इन्वेस्टर्स, सूरत के इन्वेस्टर्स भी नहीं सूरत के स्टार्टअप में, पर बाहर के स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. Got that. That is why I say it's a whole evolution process. So I started as a community person, converged myself into a consultant, from consultant to an angel investor, and from angel investor to now a full-fledged venture studio चालू किया called ICO Build. और टिपिकली देखो तो ऐसा नहीं कि पहले दिन से ये 1 2 3 4 जर्नी वाज प्लान. वो जैसे फ्लो विद द फ्लो चलते गए, नेक्स्ट स्टेप दिखा, चलते गए, नेक्स्ट स्टेप दिखता गया. गॉट दैट, पावरफुल. जस्ट एक रैंडम मेरे दिमाग क्वेश्चन आ, ये स्टार्टअप किसके लिए है? हु शुड थिंक अबाउट कि मुझे स्टार्टअप में जाके पिच करना है, इन्वेस्ट लेना है? मतलब डिफरेंट. एक तो है कि बस मेरे दिमाग आइडिया है, मुझे लगता है मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, एजुकेशन में बहुत कुछ हो सकता है, तो सिर्फ आइडिया, कुछ भी किया नहीं है. एक थोड़ा बहुत मैं कुछ कर रहा हूँ, दैट्स अ सेकंड पर्सन. थर्ड जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बिजनेस में है. और फोर्थ है जो इसके अंदर जाना ही चाह रहा है, वो तो जाएगा ही. सो हु शुड एंड एट व्हाट पॉइंट दे शुड connect the startup people? Okay. So I can also say that startup is like old wine in new bottle. वैसा भी कह सकते हो. हाँ ठीक है. Because any new venture, आज मैंने देखा है कि आज एक established businessman का बेटा भी अपने आप को startup. हाँ, स्टार्टअप शुरू किया, नया स्टार्टअप शुरू किया, बराबर है. But yeah, if we look at the actual definition, international parlance में it's called disruption. कि आप कुछ इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहे हो. और इंडियन पार्लेंस में कहे बिकॉज अवर प्राइम मिनिस्टर इज प्रमोटिंग द स्कीम अलॉट. सो वहाँ पे हम दो वर्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं. वन इज इनोवेशन. सो अगेन इट इज गुड कि हम इन्वेंशन वर्ड यूज़ किया होता हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो हम वी वुड लुक एट साइंटिस्ट. बट व्हेन वी से इनोवेशन एनीबॉडी कैन डू. या. एंड सेकेंड वर्ड इज स्केलेबिलिटी. कि आज भले आप कोई आइडिया कॉपी पेस्ट जैसा कर रहे हो, बट उसको इंडियनाइज भी कर रहे हो कि वेस्टर्न कल्चर में कुछ चल रहा है, आप उसको यहाँ पे लेके आए. आज माचा कॉफ़ी देख लो, पिकल बॉल देख लो, तो मे बी द आइडिया में वो बीन बॉर्न इन द वेस्टर्न रीजन, बट उसको इंडिया में कैसे वर्क करवाना है. लेट्स इवन आई वुड से फ्लिपकार्ट इज एन इंडियनाइज वर्जन ऑफ अ मार्केट प्लेस, तो उसको भी हम स्टार्टअप ही कहेंगे. ऐसा नहीं है कि कुछ वो कॉपीड आइडिया है, बिकॉज एग्जीक्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस लगता है, बिजनेस मॉडल को चेंज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंस लगता है. सो फॉर मी इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी, आई वुड स्टिल गो विद द डेफिनेशन व्हाट our ministry says is got that's a startup. So ऐसे तो मुझे पता नहीं सच कितना है कि जोमेटो है, स्विगी है, ये ओला है, इवन ऑल आर द कॉपी ऑफ द यूएस. बट कॉपी करना एक चीज़ है और उसको कॉपी करके निभाना अलग चीज़ है. गॉट दैट. अगेन गोइंग टू दैट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम, सपोज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई आइडिया है, सपोज आई एम अ डाइटिशियन, और डाइटिशियन हूँ मैं, कुछ लोगों को ऐसे कोच भी कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ है. अब मुझे लगता है आई वांट टू गो बिग बट आई डोंट हैव मनी. So is that time I should connect with you? What is the time I should connect with the investor, or when I should start pitching for startup? So there is not a single right time, or there is not a single wrong time. I would say, first of all, we need to establish a product market fit. We need to establish a good science of scalability. So और हर एक स्टेज पे अगर मैं स्टेज की बात करूँ, if I want to just give something onto the audience, I would divide the startup into qualitatively into 5 stages. One is ideation stage or a pre-revenue stage, I would say. फिर आता है एक validation stage कि जहाँ पे मैं वो आइडिया का वैलिडेशन कर रहा हूँ, मे बी थ्रू सम कोर्स, मे बी मैं साथ मेरे साथ समझता जाऊँ. आइडिएशन में जैसे बोले डाइटिशियन पास आइडिया है कि मैं डाइटिशियन का लोग दे सकता हूँ. फिर वैलिडेशन हो गया, मैंने 10 20 25 जन को वो मेरा जो भी कोर्स है या मेरा जो प्रोग्राम है वो सेल किया. फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे मे बी सम कंपटीशन, दे मे बी दैट मे बी, तो वैलिडेशन हो जाता है. वैलिडेशन के बाद एक स्टेज आता है MVP. अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर साइड पे कोई आइडिया बना रहा हूँ या फिर हार्डवेयर साइड पे बना रहा हूँ, तो उसको प्रोटोटाइपिंग कहेंगे. सो थर्ड स्टेज वुड बी प्रोटोटाइपिंग स्टेज. फोर्थ स्टेज वुड बी एन अर्ली ट्रैक्शन स्टेज, कि जहाँ पे MVP बना है, मैं उसको फुल फ्लैश प्रोडक्ट बना, उसके बाद एटलीस्ट ट्राई कर लूँ कि क्या मैं उसको 100-200 लोगों को बेच सकता हूँ,
कि हो सकता है कि आइडिया वैल्यूएशन स्टेज के वक्त आपके रिलेटिव्स है, बायस है, उन्होंने आपको मोटिवेट करने के लिए बोला हो कि हाँ ये प्रोडक्ट चल जाएगा, पर जब मैं रियल मार्केट में उतरता हूँ तब एक चैलेंज है कि वेदर आई कैन रियली गेट दैट अर्ली ट्रैक्शन. गॉट दैट. After early traction, the fifth stage is scalable stage, which is a very most and the most important stage. तो इफ़ यू टॉक अबाउट VC फंडिंग, जो आपका क्वेश्चन था, अगर हम प्योरली VC फंडिंग की तरफ सोचे तो मे बी अगेन आई एम ट्राइंग टू जनरलाइज थिंग्स. ऐसा कोई चीज़ नहीं है. आज VC, आज डीप टेक स्टार्टअप है, AI का ज़माना है, तो काफ़ी VC प्री रेवेन्यू आइडिएशन स्टेज पे भी फंड करते हैं. बट इफ आई जनरलाइज एंड स्केलेबिलिटी स्टेज वेयर यू वुड गेट फंडेड, वहाँ पे सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C राउंड होता है. एंड ये फिफ्थ स्टेज के बाद जब हम एग्जिट की तरफ जाते हैं और उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करूँ 5 स्टेज को, तो आते हैं प्री IPO स्टेज एंड देन एन IPO स्टेज और M&A स्टेज और वेर यू गेट एन एग्जिट. सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप्स एंड at every stage you need to understand that there are different set of investors whom we can approach. कि अगर आइडिएशन या अर्ली ट्रैक्शन स्टेज है तो काफ़ी एक्सीलरेटर्स है, तो वहाँ पे आप VC को अप्लाई नहीं कर सकते. सो अगेन गाइडेंस टू अर्ली फाउंडर्स कि डोंट लुक फॉर VC, रादर देयर आर लॉट ऑफ एक्सीलरेटर्स जो स्टार्टअप्स को फंड करते हैं एट अ अर्ली स्टेज. देयर आर लॉट ऑफ आई वुड से कोहर्ट्स, तो काफ़ी कोहर्ट प्लान होते हैं और वो कोहर्ट का एक आउटकम होता है जब डेमो डे होता है, तब काफ़ी एंजल इन्वेस्टर सपोर्ट करता है. सो यू रिलेट द स्टेज विद द टाइप ऑफ फंडिंग. इवन देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स अवेलेबल, सो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज आपने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया टिल द IPO. सो अगर मेरे पास आइडिया तभी भी मैं आप आके आपसे मिल सकता हूँ एंड आई कैन स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ यू. मे बी फंडिंग नहीं चाहिए, बट मुझे समझ में आया कि दिस विजन आई नीड टू स्टार्ट. सर एज ए स्टार्टअप मुझे कोई विजन नहीं है, मुझे तो मेरा इतना पता है मेरा धंधा शुरू करना है, जो ओल्ड स्कूल था. बट आपके पास आने से उसको मिल जाता है कि भाई अभी पैसा नहीं मिलेगा, बट दिस इज हाउ यू थिंक, दिस आर द थिंग यू शुड टेक केयर. कम्युनिटी इज रिक्वायर्ड. ऐसे डायटिशियन का एग्जांपल ले. हाँ. सो इफ यू वांट टू बिल्ड अ टेक अराउंड इट, हाँ. कि एक मार्केट प्लेस बनाना है जहाँ पे वर्ल्ड के हर एक डायटिशियन एनरोल हो सके. मे बी आपको अगर ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन योगा के क्लासेस चलते हैं, जैसे डायटिशियन को ऑनलाइन 1-to-1 कॉल करना है, एस्ट्रोटॉक करके वेबसाइट पे एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन, वैसे डायटिशियन का कंसल्टेशन करना है. तो दैट इज वेयर टेक कम्स इनटू प्ले, दैट इज वेयर स्केलेबिलिटी कम्स इनटू प्ले. सो लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बिल्ड अप. आई वुड से फंड रेडीनेस इज वन एस्पेक्ट एंड fund investor outreach is another aspect. So when it comes to fund readiness, you need to start early. और वहाँ पे फंडिंग नहीं होगा, लेकिन आप जब इन्वेस्टर के पास जाओगे तो उसको रेडी होने के लिए एक प्रोसेस है. जैसे आज एक IPO लेके आते तो भी you need 10 to 12 months to get everything. Exactly. So वही सेम प्रोसेस स्टार्टअप फंडिंग के लिए है. Got that. Fine. So जो सुन रहे हैं, even you got idea, you can connect. So that's the where you start getting the guidance. Powerful. Got that. So you are part of very big platforms. एक तो है iCowork जो आपने बोला, it was the I still remember this, it was the first co-working space and that's a big IVY growth associate जिसका जो क्या बोलते हैं प्रोग्राम होता है उसकी गूंज पूरे इंडिया में सुनते हैं. बेस्ट ऑफ द पीपल कम अप. सो व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस हेल्प यू शेप अप योर करियर? So it was more like a stint for me at that time. As I said, post-COVID things became more clear in terms of getting things online. एंड co-working space में मैं 100 लोगों की इवेंट, 200 लोगों की इवेंट करता था. एंड वन फाइन डे देयर वर 3 other like-minded people who approached me. They were childhood friends and they approached me. They considered me as a mentor and they said कि सर बड़ी इवेंट करते हैं, आप साथ में जुड़ो. एंड आई आस्क्ड देम कि बड़ी इवेंट मतलब मैं 100 लोगों की इवेंट कर रहा हूँ, सो व्हाट डू यू मीन बाय बड़ी इवेंट? 200-300 कितने लोग? एंड दे सेड 15,000. सो इनिशियल आई वाज शॉक्ड. Rather, I was always on the conservative part. So first, I can, in front of all my audience, I can say that rather I was more conservative and you can say negative in the first event. That's fine. But just as the way other co-founders have that complementing skills. तो फर्स्ट इवेंट में उन्होंने कहा सर आप बस 10 दिन पहले आ जाना, या फिर आप शार्क टैंक की तरह बेस्ट स्टार्टअप सिलेक्ट कर लो, 25 अच्छे से अच्छे स्टार्टअप जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी पूरा हम संभाल लेंगे. And that is how the first season we had more than 10,000 people coming to Surat from Bangalore, from Dubai, from Singapore, from across the globe. And then I became rather more involved in season 2, season 3, season 4, and now this 13 and 14 June we are having season 5. And already the past season everything is started floating. So 6 months pre-planning. Yeah, I'm aware. Good. And it is really proud for the city. Apart from the, it is building the ecosystem, जो environment मिल रहा है, startup को मिल रहा है, it is a proud for the city. पूरे जो सूरत को जो tier 2 city कहा जाता है, वहाँ पे देश दुनिया से लोग आते हैं and this kind of event happens. Powerful, amazing. Fine. Okay. तो हैज़ देयर बीन अ स्टार्टअप फाउंडर जर्नी पर्सनली इंस्पायर्ड यू? इतने सारे स्टार्टअप के साथ आप काम करते हैं, कितनों को आप पैसा दिलवाते हैं, तो कोई ऐसे पर्सनल आपको कि हाँ ये मुझे बड़ी इंस्पायर की जर्नी, एनी स्टार्टअप जर्नी?
So I would say every day starts with an inspiration, and that is one reason which keeps me motivated to meet more and more founders. Yeah. क्या जरूरी नहीं आज मैं हो सकता है मंथ में एटलीस्ट आई लिसन टू 100 न्यू स्टार्टअप फाउंडर्स Oh. ऑनलाइन ऑफलाइन थ्रू ट्विटर थ्रू लिंक्डइन. सो लर्निंग फ्रॉम देम, जरूरी नहीं है कि हर बार कोई कमर्शियल अरेंजमेंट हो, जरूरी हाँ नहीं ठीक है, दैट्स फाइन. जरूरी नहीं है मैं शायद मेंटरशिप भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, बट इट्स मोर ऑफ अ एक्सचेंजिंग गुड लर्निंग्स टू ईच अदर. सो आई एम like I like to understand sectors, new sectors well. I like to understand the philosophy, the founder's mindset, and that are few learnings I always get. Still, if I have to name few, I would say I always loved being part of the 0 to 1 journey of any founder. और वहाँ पे That's most challenging. yeah. And so that is where I felt I tried to add value. And I can say there has been a founder जहाँ पे IV growth में भी हमारा जो first investment था, that exit gave us an IRR of up to 40%. ओहो. So normally कहा जाता है कि it takes 6 to 7 years to get an exit, but luckily एक startup में जब हमने first investment किया, they are already in talks with other bigger startup or bigger ventures for M&A, and that is where I realized or my outlook for exit also changed कि 7 साल लगने जरूरी नहीं है. मर्जर एक्विजिशन से भी एग्जिट मिल सकता है. देन देयर वाज वन स्टार्टअप कॉल्ड ट्रेनमैन, तो उसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था, करवाया था लोगों का, काफ़ी दूसरे एंजल्स कैन वी गॉट एन एग्जिट बिकॉज अदानी एक्वायर्ड ट्रेनमैन. सो देयर वाज वन आउटलुक विच चेंज की मर्जर एक्विजिशन इज ऑल्सो वन ऑफ अ गुड वे टू गेट एन एग्जिट फ्रॉम अ स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट. एंड मोर इम्पोर्टेंटली जरूरी नहीं कि वो 5 साल 7 साल 10 साल लगे ही, 2-3 साल में भी एग्जिट आ सकता है. And things which I learned from the founder is that during the process of M&A, as an investor, he always took inputs की अगर इस टाइप का proposition है, because exit is always a pure cash exit. There are some equity involved. There are some equity swaps involved. So the good thing about this founder was he at every stage, after every meeting, he took राय फ्रॉम द इन्वेस्टर कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको कोई रेड फ्लैग लग रहा है, आपको लग रहा है कि एज एन इन्वेस्टर आपके योर मनी इज डिप्लॉयड एंड डू यू फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस और नॉट. सो ओपिनियन इज ऑलवेज टेकन एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस फाउंडर. और वो मेरे हिसाब से मतलब हर कोई करता नहीं होगा, बट लॉजिकल तो यही है. जब मैं आपको कंसल्ट कर रहा हूँ, यू बीइंग द एक्सपर्ट, तो मुझे हर जगह आपको एडवाइस लेना ही चाहिए. गॉट दैट. अब एक चीज़ आती है व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, उसमें एक होता है रिस्क होता है, या रिस्क छोड़ दो तो एक होता है लॉजिक, एक होता है इंट्यूशन. लॉजिकली कुछ चीज़ें लगती हैं हाँ ये वर्क कर जाएगी, कई बार लॉजिकली नहीं लगता, लेकिन इंट्यूशन लगता है अरे यार लॉजिक नहीं बैठ रहा लेकिन हो जाएगा. सो हाउ यू बैलेंस बिटवीन देम? Very underrated question, but very important. So for me personally, if I say logic is non-negotiable, कि logic तो होना ही चाहिए. ओके. Intuition will come into play when I clear the basics of logic. And if I talk about risk, as I always said that when you invest in startups, there is always an inherent risk, not just risk of failure or risk of business not doing well, but also a illiquidity risk कि startup के shares हो सकते हैं स्टार्टअप अच्छा ग्रो करे और वो पैसा फंस के रह जाएगा, लिक्विड नहीं हो पाएगा. इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट्स नॉट ट्रेडेबल, सो दैट illiquidity रिस्क इज अ मेजर रिस्क. रादर आई वुड से कि बिजनेस कैसा है, फेल हो सकता नहीं हो सकता, वो तो चलो मैं शायद अच्छा सा ड्यू डिलिजेंस करके या कंसल्टेंट रख के थोड़ा पहचान भी लूँ, बट illiquidity रिस्क इज समथिंग विच इज समटाइम्स इन नॉट इन माई हैंड्स. एंड सो illiquidity रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आई वुड से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट रिस्क, बट it is equally important and it is possible to mitigate the risk, and the best way to mitigate risk would be through diversification. So that is what I tell to a lot of angel investors who start their journey into investment in startups. और जो normal philosophy भी है कि don't put all your eggs in a One single basket, yeah. तो same चीज़ applies to startups, that अगर आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो, 5-5 लाख रुपए भी स्टार्टअप में लगाओ, into different sectors, into different stage, and that is what angel investment and risk mitigation is all about. गॉट दैट. अब मैं हमेशा करियर शो आता तो एक सवाल हमेशा मैं हर किसी के लिए कॉमन पूछता हूँ, व्हाट एजुकेशन इज नीडेड टू बिकम इन्वेस्टर और द इनक्यूबेटर और द वीसी, वॉट एवर. मैं सब नाम एक साथ बोल रहा हूँ. इन शॉर्ट आप जो काम करें वो काम करने के लिए क्या एजुकेशन होना चाहिए? The first clarity or education would be about understanding the various players in the ecosystem. So by players I mean incubation कैसे act करते हैं. तो I would say that government को ग्रांट देनी है स्टार्टअप को तो वो इंक्यूबेशन के थ्रू देती है. देन कम्स एक्सेलरेटर्स. सो जैसे एक्सेलरेटर को मैं कहूँगा कि जैसे हम मतलब कॉलेज में या फॉरेन पढ़ने जाते हैं फॉर एन एग्जीक्यूटिव MBA और समथिंग, तो दैट इज़ टू एक्सेलरेट योर
कैरियर जर्नी। या एक तरह से वो प्राइवेट आपको फंड मिल गया, वो जो आपने सबसे पहले क्या बोला था, गवर्नमेंट वाला फंडिंग, वो गवर्नमेंट देती है, वो इंक्यूबेशन हो गया। इंक्यूबेशन हो गया, और एक्सीलेटर मतलब प्राइवेट दे रहा है। लेकिन जिनकी फॉर्मूला बन चुकी है कि हम तो 5 करोड़ रुपए ही देंगे और 60 का स्टेक लेंगे। सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सीलरेटर वुड बी वाई कॉम्बिनेटर। ग्रो का जो आईपीओ आया उसमें वाई कॉम्बिनेटर का अच्छा खासा स्टेक था, एंड दैट वाज द गुड एग्जिट दे गॉट, अराउंड आई वुड से 50x to 200x जैसा एग्जिट मिला उनको। सो नॉर्मली एक्सीलेटर, जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, नॉर्मली एक्सीलेटर कोई निगोशिएशन नहीं करते हैं, उनका फिक्स है, इतना रुपया दूंगा, इतना टका लूंगा, वो है तो मेरे पास आओ, नहीं तो मैं और कोई पंचायती करता नहीं हूँ। ओके, मोस्ट ठीक है। सो एक्सीलेटर में कुछ इक्विटी एंड मनी दोनों एक्सीलेटर है। कुछ एक्सीलेटर ऐसे भी है जो पहले पैसा नहीं देते, इक्विटी लेते हैं, बट दे कंडक्ट अ डेमो डे जहाँ पे वो अपने सेट ऑफ नेटवर्क से पैसा दिलवाते हैं। सो द इन दैट केस इक्विटी इज नॉट सॉरी फंडिंग इज नॉट गारंटीड, बट दे चार्ज एन एडवाइजर इक्विटी। और कुछ एक्सीलेटर ऐसे हैं जो पैसा भी नहीं देते हैं, इक्विटी भी नहीं लेते, बट दे रन इट लाइक अ कोर्स, कि कोर्स की फी है और आप कोर्स खत्म करो एंड यू विल गेट। बट वन गुड थिंग इज दे हेल्प यू in your journey to go from destination A to B in a faster way, and that is what I think, so not speed but pace is required, that is what I always believed। तो वो पेस में वो काफ़ी हेल्प करते हैं, एंड गुड नेम्स आई वुड से। सो वाई कॉम्बिनेटर इज़ वन वेरी फेमस नेम। वैसे इसके जैसे दूसरे 50 से 60 एक्सीलेटर्स है ग्लोबली जो इंडियन स्टार्टअप्स में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड लॉट ऑफ स्टार्टअप्स डोंट नो दिस। सो यू कैन सर्च ऑन गूगल, चैट जीपीटी को पूछो कि एक्सीलेटर क्या है और कौन से एक्सीलेटर के फॉर्म्स अभी ओपन है। एंड जैसे पेरेंट्स अपने बेटे को बेस्ट फॉरेन कॉलेज में पढ़ने के लिए काफ़ी खर्चा करते हैं, काफ़ी कंसल्टेंट रखता है, बट आई वुड से रादर एक्सीलेटर इज़ अ बेटर वे, बिकॉज वहाँ पे 3 to 6 मंथ्स ही बाहर जाना है। एंड इफ़ पेरेंट्स को भी ये सलाह है कि अगर नक्की है कि आपका बेटा वापस आके बिजनेस में लगने वाला है, फैमिली बिजनेस में लगने वाला है, देन ट्राई 2 साल वहाँ भेजने से कोई तुक नहीं है। हाँ। सो रादर देन एग्जीक्यूटिव एमबीए जहाँ पे वीज़ा का इशू है, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, ट्राई टू गेट हिम इनटू अ गुड एक्सीलरेटर। वाओ, गॉट दैट। सो इंक्यूबेशन हो गया, फिर एक्सीलेटर हो गया। सो या अगेन वी एक्सपांड दिस इकोसिस्टम प्लेयर्स। हाँ। तो उसके बाद आते हैं कॉलेजेस के ई सेल, जैसे एसवीएनआईटी में यहाँ पे सूरत में ई सेल है, सो दे ऑल्सो वर्क अ लॉट अराउंड स्टार्टअप्स। उसके ऊपर अगर प्राइवेट प्लेयर्स में जाए तो को वर्किंग स्पेस, उसके ऊपर एंजल नेटवर्क जो आईवी ग्रोथ है। सो आई एम लकी टू बी Part of everything. इन समवेयर। Yeah. सो आईवी ग्रोथ इज मोर ऑन एंजल नेट, एंड वो शादी.com की तरह इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स को इकट्ठा करता है। इवेंट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बट इवन पोस्ट इवेंट वी डू सम पिच डेज वेयर वी कनेक्ट इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप्स। एंड एक मेरे लिए मैंने एक नया मॉडल कार्व आउट किया, बिकॉज लास्ट मे आई वेंट टू यूएस टू अंडरस्टैंड अ वेरी गुड एसेट क्लास और differentiated model of accelerator and a VC and a angel network, that is a venture studio. So last year we launched a venture studio because मुझे एक टर्मिनोलॉजी मेरे लिए चाहिए थी कि अगर मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं 0 to 1 में हेल्प कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर भी हूँ और मुझे खुद को आइडियाज़ आती है जिसको मैं इम्प्लीमेंट भी करना चाहता हूँ एज अ फाउंडर। ओके। ये तीन को कंबाइन कर सके ऐसा एक वर्ड कौन सा है दुनिया में? सो आई डिड माई रिसर्च एंड आई केम अक्रॉस अ गुड वर्ड कॉल्ड वेंचर स्टूडियो। ओके। So I started my own venture studio called ICO Build, and also I'm consulting other people who would want to start a venture studio of their own. ओके। सो वेंचर स्टूडियो, अगेन मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इन्वेस्ट भी करता है, जो हेल्प भी करता है और खुद भी अपना स्टार्टअप चलाता है, दैट्स अ वेंचर स्टूडियो। So you can say it's a kind of fund. जैसे VC फंड होता है वैसे ही एक फंड है, लेकिन ये फंड में जैसे मेरी खुद की ICO Build की थीसिस बताऊं, एंड एवरी वेंचर स्टूडियो हैज देयर ओन थीसिस, एंड अगेन दिस थीसिस आर समथिंग व्हिच आर वेरी चैलेंजेबल। काफ़ी लोगों के लिए वर्क करता है, काफ़ी लोगों के वर्क नहीं करता है, बट सिंपल में बोलूँ तो मेरे पापा को मेरे बिजनेस में पैसे नहीं लगाने हैं, उनका बिजनेस तो मेरे बिजनेस आना हुआ, मेरे तेरे में तो नहीं लगाऊंगा, उनको थीसिस समझ में नहीं आ रहा है, और शायद किसी आउटसाइडर को समझ में आ रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। so something you can say for me, I divide this into 3 parts. One is internal ideation, कि मेरा खुद का आइडिया है लेकिन जहाँ पे मैं ही फाउंडर हूँ, मैं ही इन्वेस्टर हूँ इनिशियली। सो आइडिया मैं लाऊंगा, आइडिया वैलिडेशन मैं करूँगा, MVP के लिए जो भी रिस्क है वो मैं लूँगा, अर्ली ट्रैक्शन मैं लेके आऊँगा कि पहले 100 कस्टमर वो आइडिया के लिए मैं लेके आऊँगा। उसके बाद आई वुड ट्राई टू फाइंड एन इक्वली पैशनेट पूल ऑफ को फाउंडर्स, और ये स्टेज पे वंस आई फाइंड अ पूल ऑफ को फाउंडर्स एंड वंस आई एस्टैब्लिश्ड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड अर्ली ट्रैक्शन, फिर मैं ये कंपनी को डीमर्ज कर दूंगा। द फंड विल स्टिल रिटेन at least 51% stake so that we have a financial control over the entity, और वो पूरी co-founding team है, उसको हम बाकी का stake देके then that company will have their separate set of journey. So that is अब internal ideation. External ideation is something कि again पैसा मुझे लगाना है, IPO तक मुझे subsequent round में as an IB help भी करनी है,
बट हम पैसा लगाएंगे लेकिन हम कहेंगे कि हम एज अ वर्चुअल CFO को फाउंडर है. So that is external ideation. कि आइडिया किसी और का है. We are investing from this Invest. venture studio fund, but we are not investing by just valuing that company. We are saying that we will play the role of a CFO, because what I have understood that for any business, when you talk about leadership roles, CEO, CTO, maybe ये सबको full time होने की जरूरत है. Even CEO, but CFO is something where it is more about finance, where it is more about smart play of money. So that is one leadership role which can be part time. Part time. So we want to be part-time CFO. CFO come investor for a lot of external ideas, and of course we are ready to take the risk of capital, which is the highest risk. And then the third is pure investment. कि अगर कोई growth stage startup है तो ये fund में से हमने invest कर दिया. So this studio itself acts as a Everything. fund. People invest in the studio, and the studio creates a pool of corpus which is again invested into different startups. मुझे अलग अलग वर्ड दिमाग में आ रहा है. मॉल हो गया, स्टार्टअप का मॉल हो गया, सब कुछ एक जगह पर सब कुछ मिल जाएगा. वाह, ऑसम. So from your experience, how has the Indian startup ecosystem evolved over last 5 years? मतलब कोरोना के बाद how Indian startup ecosystem has evolved? So on the quality front, I would say emerging trend change होते गए हैं. Again in line with global ecosystem, and also sometimes domestic. For example, हम diamond की बात करें, सूरत is the city of. जो पूरा लैब ग्रोन में शिफ्ट हो गया. So CBD lab grown is something. So again there is also disruption. कि हाँ, ह्यूज डिस्टरप्शन. कुछ वेंचर्स बंद होंगे, कुछ नए स्टार्टअप्स पैदा होंगे, वो भी B2B अच्छा है या B2C अच्छा है. B2B B2C के ऊपर भी मशीन बनाने वाले स्टार्टअप्स दूसरे पैदा होंगे. सो जो CBD मशीन्स बनाते हैं. So the whole cycle is grown. So value chain is the same. Again, raw material and finished goods are the same. शायद दिखने में फर्क भी नहीं पता चलता है, but the whole process has changed. So वहाँ पे I would say the ecosystem keeps on evolving with the local observation as well. बट एट द सेम टाइम मैं इमर्जिंग ट्रेंड की बात करूँ तो आई हैव सीन दैट अगर इंडिया में नोटबंदी आई, डिमोनेटाइजेशन, GST आया, तो डिजिटल प्ले काफ़ी हुआ. सो तब फिनटेक स्टार्टअप्स हैव ग्रोन. सो जिन्होंने उस टाइम पे समझा होगा इकोसिस्टम को और फिनटेक में इन्वेस्ट किया होगा, दे वुड हैव मेड गुड मनी. रेजर पे, भारत पे, सो दीज आर द स्टार्टअप्स which you can say became big after 2017 because of few government policies and stuff. कोविड की बात कर, अगेन अ वेरी वेरी डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ. सोचा नहीं था तो, लेकिन सोचा क्या, कुछ पता ही नहीं था. सो लॉकडाउन में most founders or even most established entrepreneurs they came up with some D2C startups. So कोई वे प्रोटीन बेच रहा है ऑनलाइन, कोई सबको समझ में आया कि ऑनलाइन वेबसाइट पे बिक सकता है. वो जो ट्रेडिशनल होलसेलर और रिटेलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बदल सकता है, डायरेक्ट D2C जा सकता है. सो अगेन D2C काफ़ी चला. रिसेंटली अगर बात करें तो AI is into trend. So emerging trend is one way of looking at the evolution of how startup ecosystem is paced. Funding wise change, you can say that a lot of funds, VC funds came in 2016. किसी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, किसी ने नहीं दिया, फिर तो थोड़ा फिर बाद में फंडिंग विंटर आया. फिर फंडिंग विंटर अभी हम वापस देखें तो अगेन द लैंडस्केप हैज चेंज बिकॉज लेट्स से SME IPO काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी हाइट में. हाँ, so वो भी एक as an observer I have understood that a lot of startups who now wants to give an exit to the early investors, और exit देंगे तो वो momentum भी आएगा या वो positivity आएगी. And SME IPO has acted a good way to give that exit. who could not grow much big, but still they can come up with an SME IPO, and they and still there is a chance for them to go to the main board after 3 years. So that has helped. अनलिस्टेड शेयर्स हमने नहीं सोचा था कि ऐसे डीमैट टू डीमैट अगर NSE के शेयर्स खरीदे तो आपको मिलते हैं. न्यू क्लास ऑफ एसेट इमर्ज. So that is again I would say कि all these things you need to be a very good observer to understand, and वो ऑब्जर्वेशन को आप लिंक करोगे तो आप एक इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप्स को समझ पाओगे. पावरफुल. अब एक जस्ट मैं थोड़ा ऑफ जा रहा हूँ, मुझे बहुत मेरी पुरानी याद आती है. वो डीमोनेटाइजेशन लगभग उसी टाइम पे था. यू रोट सम ओपन लेटर टू केजरीवाल एंड दैट गॉट वायरल. सो व्हाट वाज दैट एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? So I liked मतलब writing to some extent. So I would say that content writing के अलग अलग फॉर्म्स हैं. जैसे सर आप पॉडकास्ट इतना अच्छा करो, वो भी एक वन फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग. सो मेरे लिए ब्लॉग्स हैज ऑलवेज बीन अ गुड कंटेंट राइटिंग बिकॉज आई गेट टाइम ऑन एंड ऑफ. तो मैं तब जाके अपना शौक होता तो टाइम निकाल भी लेते हैं. समटाइम्स आई ऑलवेज लाइक टू रिलेट इट व्हाट माय पास्ट लर्निंग हैज बीन अबाउट. तो उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी ने काफ़ी टिप्पणी की थी कि 2000 की नोट क्यों लाए.
and maybe I could in my mind I could have some 5 to 6 reason कि शायद ये reason हो सकता है, शायद reason हो सकता है नहीं. और उस टाइम पे I had some sort of short fight with my wife, तो मुझे बाजू के रूम में सोना पड़ा, तो वो भी एक रीजन था. ये तो टॉप सीक्रेट है. सो नींद नहीं आ रही थी, मैंने रात को 12 बजे ब्लॉग लिखना चालू किया, 5 बजे पब्लिश करके सो गया, और वो 11 बजे 12 बजे जब उठा तब आई गॉट टू नो दैट इट हैज बिकम सो वायरल. इकोनॉमिक टाइम्स, याहू फिनेंस और हर जगह उसको पब्लिश किया था. सेम वे लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड. ऑलमोस्ट सेम स्टोरी कि मैं मतलब बाकी सब मेरे कजिन्स हो गए थे एंड आई वाज नॉट गेटिंग स्लीप, एंड स्विट्जरलैंड के रात को 12 बजे मैंने लिखना चालू किया. डे 1, डे 2, डे 3, इट वाज सिंपल इटर्नरी, एंड आई जस्ट पोस्टेड इट ऑन ट्विटर, क्योंकि अब वो ब्लॉग का कैसा रेगुलर मेरे पास फॉर्मेट नहीं था, फ्लो नहीं था. So on Twitter, it got around 8 million views. Again, it got published into Hindustan Times midday that how I use public transport of 80,000 rupees to cover 25 cities in Switzerland. So, Wow. so I always have got some good love, or maybe I would say कि my audience has given enough love to make things viral when I really dedicate time. और same चीज़ I would say कि content writing is such confusing art or science कि जब सच में मैं एफर्ट ऐसे देता हूँ ना कि ये चीज वायरल जानी चाहिए, तो नहीं जाती, तो नहीं जाती है. तो 5 views दैट. सो दैट इज व्हाट आई कि नेचर लेकर लिखते हैं, जब मतलब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिखते हैं, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन लिखते हैं कुछ, तो ऑफ कोर्स इट इज क्लिकिंग द राइट कॉर्ड विद द ऑडियंस. हाँ, ये तो मैं भी क्लियर हूँ कि इतनी सारी रील जाती है, इतना सारा कंटेंट जाता है, बहुत सोच के, तो ये तो एकदम वो अप्रूव्ड है, वो कुछ भी नहीं होता है, और कुछ ऐसा होता है जो गेट्स वायरल. एंड मोर थिंग, आजकल जो झूला छाप एडवाइस मिलती है ना, तो आई एम गिविंग एडवाइस, अगर व्लॉग को सुपर हिट करना है तो बीवी से लड़के बैठो. जस्ट ऑन लाइटर साइड. तो ऐसी ही सब आ जाती है. पीपल विल कम अप विद अ स्टोरी समडे, मेहुल शाह ऑटोबायोग्राफी पब्लिश, हम बोले हाँ उसने लड़के किया था, दिस इज द एडवाइस यू शुड फॉलो. अमेजिंग. ये तो कुछ अलग अलग सुनने को मिला. गॉट दैट. ओके, टुडे एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट स्टार्टअप्स, बट हाउ मेनी आर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट रेडी? सो इन्वेस्टमेंट रेडी में आई एम मैन ऑफ नंबर्स और आई लव फाइनेंस, तो मैं हमेशा नंबर्स देखता हूँ. बट इवन क्वालिटेटिवली आपको वैसे तो प्रोडक्ट मार्केट फिट देखना चाहिए, फाउंडर मार्केट फिट देखना चाहिए, बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट एवरी फाउंडर टू बी एन IITian और IIT ग्रेजुएट. बट द सेम टाइम वी एक्सपेक्ट कि अगर कोई परफ्यूम बना रहा है तो मे बी उसका जो लास्ट जॉब है वो शायद उस फील्ड में उसका नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन उसमें होना चाहिए. सो फाउंडर मार्केट फिट ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, द टीम इज इक्वली इंपॉर्टेंट. So those are the qualitative aspect. But if I talk about numbers, so I always look at KPIs और traction. जैसे D2C startup है तो मुझे अच्छा लगता है कि customer acquisition cost क्या है, lifetime value of customer क्या है, maybe a ratio of LTV upon customer acquisition cost, whether it is more than 3 or less than 3. So these are few parameters which for me defines investability or not. So I look at numbers more. अगर capex in the heavy है तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी बार founders डिमांड तो बढ़ा देते हैं, और सॉफ्टवेयर में आप डिमांड को अनलिमिटेड बढ़ा सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू कैपेक्स, व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो ये भी देखना है कि आप जो सेल्स बोल रहे हो उतनी मशीन के पास बैंडविड्थ है कि नहीं, हाँ, कि वो सेल्स उतना पैदा कर सकते नहीं कर सकती. सो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज वन डॉक्यूमेंट विच आई प्रिपेयर व्हेन आई वर्क एज अ कंसल्टेंट, एंड आई लुक इट वेरी क्लोजली व्हेन आई एम लुकिंग एट एज एन इन्वेस्टर एज वेल. सो वहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है, सिनेरियो एनालिसिस क्या है, कि अगर मैं रॉ मटेरियल की प्राइस 10% बढ़ाऊँ तो क्या पूरा सिनेरियो बदल जाता है, या कम करूँ तो कितना बढ़ जाता है. सो दैट इज समथिंग विच आई ऑलवेज लव्ड प्लेइंग अराउंड नंबर्स. क्लाउड किचन अलग नंबर्स पे वर्क करता हूँ. सोलर आज गुजरातीज वी हैव इन्वेस्टेड इनटू सोलर वेरी हेवीली. सम फ्यू लिस्टेड कंपनीज where promoters are Gujarat have done really well. So वहाँ पे कुछ अलग numbers है when it comes to solar. So industry specific numbers तो जाना ही पड़ेगा. I loved numbers and I loved playing around with numbers. आज मैं रात को भी सोता हूँ तो उसके पहले जैसे पहले नॉवेल पढ़ते थे जब हम कॉलेज में थे, तो that time it is now replaced by I can at least go through 10 to 15 decks a night before sleeping for like half an hour के time में. So I learned the art of reading between the lines. And that is something which gives me a peaceful sleep. जितनी एनालिसिस कर लिया. So इसमें दो, मतलब फॉर माई नॉलेज से मुझे पता, बट बेसिकली जो फॉर द व्यूअर्स, एक आपने एक्रोनिम यूज़ किया LTV, एक स्टार्ट में यूज़ किया MVP, तो उसका तो फुल फॉर्म क्या, तो द लेमन कैन रिलेट. So MVP is minimum viable product. Yeah.
अगर लाइटर टोन में कहूँ तो मेरे लिए इफ आई जज इट फ्रॉम द इन्वेस्टर इट इज मिनिमम वेरीफाइबल प्रोडक्ट हाँ कि एक रेडी है ये हाँ, प्रोडक्ट कि मैं देख आप सकता हूँ 2-3 करोड़ के टैग की बात करो, इसके बदले एटलीस्ट आप 10-15 लाख का टैग बनाओ, ऐप लॉन्च करो, रादर देन सेइंग कि मैं ये मॉड्यूल भी लाऊंगा, ये मॉड्यूल भी लाऊंगा, एटलीस्ट एक मॉड्यूल से लॉन्च करो, अंडरस्टैंड कितने डाउनलोड्स होते हैं, कितने लोग फ्री में ज्वाइन होते हैं, कितने लोग पे करना चाहते हैं, सो दैट इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. एंड इफ यू टॉक अबाउट LTV, इट्स लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर. जैसे एक एग्जांपल दो, नेटफ्लिक्स. तो नेटफ्लिक्स को ये ऐसा नहीं था कि उसको आता नहीं है कि मैं मेरे फ्रेंड का यूजर नेम पासवर्ड यूज करूँ तो कैसे ब्लॉक कर रहे हैं, उसको आता था, बट दे वांटेड टू एक्वायर मोर कस्टमर्स. दे वांटेड कि लोग चीटिंग करें, कि लोग हाँ ठीक है कि यूएस के कजिन से यूजर नेम पासवर्ड मांगे, एक पासवर्ड पे 10 अकाउंट चलाए. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस कि एड रन करो, ब्रांड रिकॉल करो, रीटारगेटिंग एड रन करो. और मान लो नेटफ्लिक्स ने मुझे एक्वायर करने के लिए 2,000 रुपये खर्च किए, हो सकता है उसका सब्सक्रिप्शन भी 500 रुपये का है, हाँ बट ही नोट्स दैट वंस ही हैज एक्वायर्ड मी, अब मैं वो 500 रुपये का 1000 भी करेंगे, 1000 का 1500 भी करेंगे, तो मैं 5 6 7 साल तक सब्सक्रिप्शन लूंगा, जब तक कि उतना ही इक्वेटेबल अच्छा प्रोडक्ट नहीं आ जाए. सो द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स इज आफ्टर एक्वायरिंग मी हाउ मच रेवेन्यू आर दे एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी. सो अगर मुझे एक्वायर करने के लिए उन्होंने 2,000 रुपये खर्च किए, दे एक्सपेक्ट कि एक बार मैं एक्वायर हो गया फिर एटलीस्ट मैं एवरेज 6,000 रुपये उनके सब्सक्रिप्शन में स्पेंड करूंगा, then the lifetime value of customer divided by customer acquisition cost is 3, which is a good number from the investor perspective. ये भी क्यों, क्योंकि मोस्टली D2C स्टार्टअप में पैसा क्यों रेस करता है, तो कैश बर्न करने के लिए करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के लिए करते हैं. तो इट इज मोर टुवर्ड्स द GTM, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी एंड एक्वायरिंग कस्टमर्स. सो इन्वेस्टर्स को समझना जरूरी है कि एक्वायर करने के बाद क्या वो लाइफ टाइम वैल्यू वो कस्टमर से एटलीस्ट 3 गुना वसूल कर पाएंगे. दैट इज अ सिंपल लॉजिक, गॉट but this is some ratio which I've analyzed. I've seen lot of startups who looks good initially, but when I compute the ratio, it is less than 3, where I feel it's not investable. I've seen startups जहाँ पे वो रेशियो 20 हो जाता, तो it is a question also कि इतना हाई कैसे है हाँ शायद कुछ जोल जा रहा है कुछ वर्किंग में कुछ मिस्टेक हुई हो, तो सो दैट देन आल्सो गाइड द स्टार्टअप्स वेल Got दैट कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में शायद आपने ये खर्चा लेना भूल गया हो, ये लाइन आइटम लेना भूल गया हो. So these are few numbers, just an example, but there are at least 40 to 50 such kind of ratios depending. हाँ बट बेसिकली LTV समझाना था आपने. बहुत अच्छा मुझे मतलब मेरे संबंध के लिए मैं एक सिंपल मुझे बोला ना पेलो सुथारनमन बावली नीचे से कि मुझे तो एजुकेशन समझ में आता है. तो सपोज करो एक मैं स्कूल शुरू करता हूँ और फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्टूडेंट लाने के लिए मुझे शायद 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, बट एक बार आ गया फिर मुझे पता है वो 12 साल तक मुझे फीस देगा. सो दैट 12 years फीस डिवाइड बाई 1 लाख इज माई LTV. Yes, you can say. Not all divided by 1 lakh, that why, but yeah, at the same time, say यही स्कूल को आप एक वर्चुअल स्कूल की तरह सोचो, then that it would be in the right contrast, because physical school में there is a lot of capex involved, there is a lot of regulatory involved. But yes, अगर स्कूल एजुकेशन से लिंक करें समझने के लिए that is how it works. तो यही अगर हम एंटरप्रेन्योर स्कूल की बात करें, then this works well. और आज की तारीख में विच आर द सेक्टर्स यू फाइंड मोस्ट प्रॉमिसिंग इन द स्टार्टअप एरिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम मोस्ट प्रॉमिसिंग? तो AI has always been अभी तो हाँ and see कुछ टेक्नोलॉजी इज लाइक अ बज़वर्ड, जैसे बीच में ब्लॉकचेन आ गया था. अभी तो AI यहाँ किसी भी AI डाल दो. सो AI में एडॉप्शन देख रहा हूँ, लाइक माय फादर एट द एज ऑफ 68 आज भी वो कोर्ट में केस आर्ग्यू करते हैं. रादर यंग CAs वो इफेक्टिवली यूज नहीं करते, बट ही नोज हाउ टू राइट अ बेटर प्रॉम्प्ट. Yeah. वो अपने Experience है ना. इंप्रूव करने के लिए भी वो यूज करते हैं. प्रॉम्प्ट भी तो सवाल ही पूछना है ना, तो जितना एक्सपीरियंस है उसका सवाल पूछना उतना स्ट्रांग होगा ही ना. प्रॉम्प्ट इज नथिंग एल्स देन दैट. सो आई वुड टैग ऑन द वर्ड कि बज़वर्ड के साथ एडॉप्टेबिलिटी देखनी चाहिए. सेम भी अगर आप 2 साल पहले देखो तो EV इनिशियली वाज अ बज़वर्ड. लोग कहते थे कि इंफ्रा नहीं मिलेगा, बैटरी को चार्ज करने के स्टेशन नहीं मिलेगा, बट दिख रहा है कि 2 व्हीलर बढ़ रहा है, ग्रीन नंबर प्लेट बढ़ रही है. सो जहाँ पे टेक के साथ अगर एडॉप्शन भी बढ़ रहा है, तो वो मेरे लिए आज एक अच्छे आइडिया का प्रमाण है. सो AI में वो एडॉप्शन में देख रहा हूँ. सो आई फील AI was in 2024, it would be in 2025. As an investor, there is एक चर्चा है कि AI रैपर को अलग कर दो, डीप टेक को अलग रखो. कि काफ़ी लोग AI कहते हैं, बट बैकएंड पे तो ओपन AI का मतलब सिर्फ एक प्रॉम्प्ट बना के ठीक है. दे आर वैल्यूइंग देयर कंपनी एट 50 करोड़ 60 करोड़. सो एटलीस्ट एज एन इन्वेस्टर वो समझ ने की ताकत होनी चाहिए. एक सेंसिबल थिंग कि AI रैपर क्या है और सच में डीप टेक या LLM क्या है. वो तो सीधा सो गया डाइटिशियन या क्या बाई बाई डाइटिशियन बैठा कोई भी बोले करिकुलम डिजाइन बाय AI. अब करिकुलम AI में कितना वो AI काम कर लेगा और रियल AI का यूज करके मैंने कुछ क्रिएट किया है, दैट्स अ डिफरेंस. फाइन.
आपने अपने वेंचर स्टूडियो की बात की थी और उसमें आपने थीसिस की भी बात की थी. व्हाट इज द, कैन यू एक्सप्लेन बिट डिटेल अबाउट दैट थीसिस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन वेंचर स्टूडियो? सो एक एग्जांपल तो मुझे भी एंड लॉट ऑफ सर्विस पीपल जो आईटी फर्म से है या इनटू इवन कोचिंग, दे विल रिलेट कि एवरीवन वांट्स कि सर्विस तो बेस्ट हमने प्रोवाइड कर ले, उसको प्रोडक्टिवाइज कैसे करें, बिकॉज एक सर्विस में द बेनिफिट आती है टाइम की, बिकॉज वी चार्ज फॉर आवर टाइम व्हेन इट Yeah. कम्स टू सर्विस, और एंड एवरीवन हैज अ लिमिटेड टाइम व्हेन इट कम्स टू अ डे और इन अ ईयर, सो यू ऑलवेज वांट टू प्रोडक्टिवाइज योर सर्विसेज. सो वेंचर स्टूडियो में एक थीसिस मेरी खुद की ये थी कि मुझे मेरी सर्विसेज की, जो स्टार्टअप को सर्विस देता हूँ, वेदर इट कम्स टू गेटिंग देम टैक्स एग्जेम्प्टेड अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम, और मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट किट, उनको फंड रेडी करना, या फिर जो आईबी सर्विसेज की बात करें कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस वेयर वी हेल्प स्टार्टअप रेज फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. सो माई जॉब इनिशियली वॉज टू make sure that my own services are productivized, and in productivizing this automatic thesis आ गया कि मैं ये modules जो develop किए हैं capex के, because when I say the second thesis that I will invest as a co-founder, so when I say invest as a co-founder, I help them with tech जो already built है. So अगर आज कोई startup आता है, कहता है कि 50 लाख रुपए मुझे चाहिए tech build करने के लिए, मे बी I have already few modules which are already built around legal tech around. So वहाँ पे we say that okay, you are getting a CTO and CFO both एज अ को फाउंडर, सो आप फंड रेस करो, इससे अच्छा उतना पैसा हम एज अ को फाउंडर लेंगे. ऑफकोर्स आपको जीटीएम के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो देंगे. सो इफ यू आस्किंग फॉर 1 करोड़, विल गिव यू 50 lakhs, बाकी का रिमेनिंग 50 lakhs वी ऑलरेडी हैव दैट टेक बिल्ड, वी ऑलरेडी हैव दैट फिनेंस बिल्ड, सो आपको फंड रेडी करने के लिए. सो वी एक्ट एज अ को फाउंडर, यू कैन से एग्जैक्टली. एंड प्रोडक्टिवाइजेशन की बात करूँ तो वी हैव बिल्ड 3 products अंडर द वेंचर स्टूडियो अंडर दिस thesis. One is of course the co-working which was already built. I backend से उसका इंटीग्रेशन ये वेंचर स्टूडियो में कर दिया. Second, we made a AI legal tech product for chartered accountants and advocates. तो मेरी लीगल टेक प्रोडक्ट मतलब? तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो हमने क्या किया कि आज कोई भी इनकम टैक्स का जजमेंट या जीएसटी का जजमेंट या कॉर्पोरेट लॉ का जजमेंट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का प्रोनाउंस होता है, कोई भी हाई कोर्ट का, पूरे इंडिया में 30 मोर देन 30 हाई कोर्ट्स है. सो विद इन 24 आवर्स उसका AI समरी सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या एडवोकेट्स को मिल जाएगा इन दर इनबॉक्स एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट लिस्टेड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिसर्च में जाता है, एंड एक्ट इज एन एवर इवॉल्विंग आज, I would say that a lot of time goes into research, and we are trying to make research easier for the audience of CAs and advocates, which is my fraternity. Yeah. And the third product under this thesis which we made was IcoMatch, which uses AI technology to connect founders with investors. So उसको भी मैं शॉर्ट भाषा में कहूँ तो आज कोई भी फाउंडर पिच डेक इम्पोर्ट करता है, AI will track 20 parameters from the pitch deck. बैकएंड पे 10,000 इन्वेस्टर्स है, दुबई के, सिंगापुर के, इंडिया के, VCs, एक्सीलरेटर, एवरीवन. AI विल डू द मैच मेकिंग. जैसे ओके, एक शादी.com मैच मेकिंग करता है. मेरे फिलोसफी के हिसाब से मुझे दिखाएंगे, आपकी फिलोसफी आपको दिखाएंगे. So I have documented investment philosophy of more than 10,000 investors. So उनकी फिलोसॉफी के साथ, उनके इंटरेस्टेड सेक्टर के साथ, उनके टिकट साइज के साथ, बिकॉज आज ऐसे इन्वेस्टर्स भी है जो बोलते हैं मैं तो 10 करोड़ से नीचे इन्वेस्ट भी नहीं करता, और ऐसे इन्वेस्टर्स भी है जो है कहते हैं कि मैं 10 लाख जितना इन्वेस्ट करता हूँ. सो टिकट साइज के साथ मैच करके राइट सेट ऑफ इन्वेस्टर ढूंढ के देंगे, और ना ही ढूंढ के देंगे, AI विल कनेक्ट टू योर इनबॉक्स एंड इट विल कीप ऑन सेंडिंग 20-25 emails टू एवरी इन्वेस्टर एवरी डे. और आपको कुछ नहीं करना है फाउंडर को, उसको सिर्फ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखाए, या तो रिप्लाई करे या तो डायरेक्टली आपकी कैलेंडर लिख की लिंक का कॉल बुक करे आफ्टर गेटिंग इम्प्रेस फ्रॉम द पिच डेक. दैट इज व्हाट अ फाउंडर हैज टू डू. सो यू हैव ट्राइड दिस फॉर फ्यू ऑफ माय ओन पोर्टफोलियो कंपनीज. तो 1500 ईमेल करने पे एटलीस्ट वी आर एबल टू बुक 5 to 10 मीटिंग्स. सो एन एजेंट इज एक्टिंग ऑन योर बिहाफ फॉर 4 to 5 months एंड ट्राइंग टू सिक्योर इन्वेस्टर मीटिंग्स फॉर यू. वाह, ये रियल यूज ऑफ AI है कि पूरा मैच मेकिंग ही हो जाता है. अमेजिंग, वाह, सो प्रोफाउंड, गॉट दैट. अभी एक आता है कि बूटस्ट्रैप या फंडिंग. कोई भी फाउंडर है, ऑन व्हाट बेसिस ही और शी शुड डिसाइड कि मुझे बूटस्ट्रैप जाना है कि फंडिंग में जाना है? सेकंड बेस्ट एग्जांपल आई वुड गिव इज यू कैन ऑलवेज कंपेयर Zerodha and Grow, बिकॉज दोनों की जर्नी, Zerodha की जर्नी हैज ऑलवेज बीन बूटस्ट्रैप, हाँ. इक्वली ग्रोन वेल, इक्वली बिल्ड ट्रस्ट, एक मार्केट शेयर कैप्चर किया है. सेम वे ग्रो की बात करें तो उन्होंने भी म्यूचुअल फंड के अराउंड ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया, बट दैट इज वन कंपनी व्हिच हैज ऑलवेज बीन फंडेड, ठीक है. बाय कॉम्बिनेटर, एंड बोथ हैव डन वेल. सो बेस्ट एग्जांपल कि दोनों रूट अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रूट अच्छा है वो रूट अच्छा है. ऑफ कोर्स प्रॉज एंड कॉन्स होंगे. आज
बूटस्ट्रैप है तो आप खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हो. व्हेन यू हैव सम इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड, मे बी ही वुड टेक अ बोर्ड सीट. उनका एक, आई वुड नॉट से इंटरफियरेंस, पर लेकिन से रहता है. सो नॉट, और समटाइम्स वो से कब इंटरफियरेंस में कन्वर्ट हो जाए पता नहीं है. समटाइम्स दैट इंटरफियरेंस कब कंट्रोल में बदल जाए पता नहीं है. So it's always a question, but every founder has to find his own solution based on his own mindset, his own business model. एंड योर ओन फंड अवेलेबिलिटी, वो भी एक फैक्टर हो तो जाता काफ़ी है. बार मैंने ऐसा देखा है कि काफ़ी फाउंडर्स आर इन लाइन्स विद बूटस्ट्रैप, विच इज़ गुड इन अ वे, कि वो लोग चाहते हैं कि उनके पास खुद का पैसा है, भले धीरे धीरे ग्रो करे. बट मे बी सम इवेंट वुड कम जहाँ पे मान लो उनके कॉम्पिटिटर ने 100 करोड़ रेस कर दिया. सो अब जाके अगर वो स्टार्टअप को सर्वाइव करना है तो उसको भी उस लेवल पे स्केल करना ही पड़ेगा. सो टू टैकल कॉम्पिटिशन ऑल्सो समटाइम्स यू वांटेड टू बी बूटस्ट्रैप बट यू हैव टू रेस फंड्स. सेम वे टू पुट द अदर वे अराउंड, आपका काफ़ी बार बिजनेस मॉडल ऐसा है, मे बी लेट्स से कैश कंपोनेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है, कैश रीच या कैश कंपोनेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लैक मनी, बट ना नॉर्मल कैश में ना पैसा मेरे पास तो इजी आ जाता इन्वेस्टर है. को कैश पे ट्रस्ट करना काफ़ी मतलब बिकॉज व्हेन लुक्स एट एमआईएस ही वुड वांट की रिकंसिलेशन हो, तो कैश में काफ़ी वर्ष से रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं कमाते. इन सूरत देयर आर रेस्टोरेंट्स हु आर डूइंग अ मंथली एमआरआर ऑफ मोर देन करोड़, but those are not VC investable because वहाँ पे cash involved है. So these are few parameters which would also define कि bootstrap versus invested by it. और मैं कैश रिच बोल रहा था, मतलब वो पक्के की बात कर रहा हूँ, कच्चा पक्का नहीं बोल रहा. बट कैश रिच ना मेरे बिजनेस में, जैसे मैं बोलता कोचिंग क्लास में मुझे शुरू करना है, तो मेरा स्टार्टिंग में कैश, मुझे क्यों फंडिंग चाहिए, तो कैश रिच है, वो आ ही जाता है पैसा. गॉट दैट. सो एक एज अ इन्वेस्टर और एज अ एंजल इन्वेस्टर, वीसी, जो भी, अब मैं नाम सारे मिक्स कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में मेरे को भी 100% क्लैरिटी नहीं है. सो अपार्ट फ्रॉम पिच डेक, अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्शंस, व्हाट एल्स यू सी? So I can again define exactly what investor readiness kit looks like. You create 5 folders. I call it as a data room. 5 सब फोल्डर भी इसलिए क्योंकि एज अ फाउंडर भी मैं कुछ आईपीस को सिक्योर करना चाहूँगा. एट द सेम टाइम आई कैन नॉट टेल द इन्वेस्टर कि आप एनडीए साइन करो. दैट डजंट वर्क दैट वे. मैं आइडिया को ऐसे सेफली सीक्रेट नहीं रख सकता बिकॉज आई हैव टू सेल दैट आइडिया. सो राइट डाटा रूम वुड बी 5 सब फोल्डर्स. पहला सब फोल्डर होगा लीगल डॉक्यूमेंट्स का. सो जीएसटी नंबर से लेके जितने रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड से लेके एमओए वो सब उसमें डाल दूंगा, डंप कर दूंगा आई वुड से. सेकंड इज अ पिच डेक. पिच डेक का भी फोल्डर इसलिए बिकॉज आई वुड ऑलवेज हैव 3 वर्जन ऑफ पिच डेक. वन इज अ नॉर्मल पिच डेक ऑफ 12 स्लाइड्स, starting from problem, solution, product, showcase, go to market strategy, ask कितनी है, competitive landscape क्या है, market का TAM, SAM, SOM कैसा है, and the team ultimately. So and a longer version of pitch deck जहाँ पे मैं एक annexure बनाऊंगा या फिर 12 के बदले 25 स्लाइड की. इन्वेस्टर जब क्वेश्चन पूछेंगे तब I would open up those annexure or a longer version. And third, a one pager or a teaser I would say. So एक pitch deck का फोल्डर होगा. थर्ड फोल्डर वुड बी अराउंड एमआईएस की अभी तक मेरा फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है. तो जो अनऑडिटेड स्टेटमेंट्स है उसमें 9 मंथ्स 12 मंथ्स का एक एमआईएस रिपोर्ट एक्सेल शीट में, और जो ऑडिटेड फिनेंशियल्स है उसका जो भी पास डाटा है वो रखूंगा. फोर्थ वुड बी मोर टुवर्ड्स फ्यूचर, कि पैसा मैं मांग रहा हूँ 5 करोड़ रुपए, दैट इज माई आस्क. वेर आई एम प्लानिंग टू डिप्लॉय दिस 5 करोड़, उससे 5 साल का प्रोजेक्शंस क्या होगा, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मॉडलिंग से वैल्यूएशन रिपोर्ट. एग्जैक्टली. एंड द फिफ्थ फोल्डर वुड बी मोर अराउंड आईपी एंड कैप टेबल, कि क्या ट्रेडमार्क है मेरे पास, क्या पेटेंट है, क्या कॉपीराइट्स है. एंड एट द सेम टाइम मेरा एग्जिस्टिंग कैप टेबल कैसा दिख रहा है, कि पास्ट राउंड्स अगर मैंने किए हैं, अगर एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स है तो मे बी वो भी उसमें से उसका सो दिस इज अ डेटा रूम विच आई वुड वांट एवरी स्टार्टअप टू क्रिएट. इट इज डिफरेंट फ्रॉम ड्यू डिलिजेंस, बट माइल्डर वर्जन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, की आज को इन्वेस्टर को तुरंत चाहिए था. तो सबका सब रेडी है मेरे पास, गॉट. तो ढूंढना भी नहीं जाना पड़े, एक जगह हो गया तो वो हो गया. गॉट दैट. एक कंपनी स्ट्रक्चर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब एक पार्टनरशिप रखना, प्रोप्राइटरशिप रखना, एलएलपी रखना, प्राइवेट लिमिटेड, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव? Okay, so that is always the first exercise which I always have loved doing from 2010. I can say कि at least 1000 लोगों को कि कंपनी बनानी चाहिए, मतलब along with the question of bootstrap versus fundability, that is डिफरेंट क्वेश्चन. yeah, but at the same time LLP बनाओ या कंपनी बनाओ, these are the two questions which I always कंपनी मींस प्राइवेट लिमिटेड. private limited company. So I would say कि if you are going by the funding route जहाँ पे आप शेयर्स इशू करने वाले हो, सो यू नीड टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. को ऑप्शन ही नहीं है. मतलब अगर आप सोचते हो कि वीसी से फंड करोगे या एंजल इन्वेस्टर से फंड करोगे, या फिर जो स्टार्टअप की पूरी जर्नी है वेल्थ क्रिएशन की, वैल्यूएशन गेम की, तो वो तो कंपनी बनाने के बाद ही होगी. बट
there are startups which I also recommend for LLP, as you rightly mentioned, Cash Yeah. Reach. Yeah. तो Cash Reach है वहाँ पे LLP में. So I always ask the one question to the founder, whether you are Cash Reach or you are going to do a cash burn. And second most important question, कि क्या आपको एक इन्वेस्टर चलेगा जो 100 करोड़ तक आपको फंड करे, या फिर आपको मल्टीपल इन्वेस्टर्स चाहिए, या फिर मल्टीपल राउंड्स में चाहिए. सो अगर वो कहता नहीं एक इन्वेस्टर भी है, अगर पैसा बन रहा है तो वो सेकेंड राउंड में भी वही डालेगा, थर्ड राउंड में भी वही डालेगा, तो वहाँ पे एलएलपी भी अच्छा ऑप्शन है. बिकॉज एलएलपी इज अ मोर ऑफ अ पार्टनर काइंड ऑफ रूल. वहाँ पे मल्टीपल लोगों को नहीं ले सकते, या फिर वहाँ पे राउंड ए राउंड भी राउंड से नहीं कर सकते. इट इज डिफिकल्ट बिकॉज एवरी टाइम यू वैल्यू इट्स मोर ऑफ अ कैप्चरिंग अ गुडविल वाला थिंग. जबकि व्हेन इट कम्स टू शेयर्स, इट इज एक्चुअली वैल्यूइंग योर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स. सो एलएलपी आई वुड रिकमेंड कि जहाँ पे एक ही इन्वेस्टर की ज़रूरत है और वही पैसा बार बार डालने वाला, यू गो फॉर एन एलएलपी मॉडल, और एल्स यू गो फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मॉडल. गॉट दैट. और जस्ट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एज ए इन्वेस्टर, जो स्टार्टअप करते हैं वो टैक्स और अकाउंटिंग कैसे इग्नोर करते हैं इन योर एक्सपीरियंस? So see, that is a very, I would say, a question more on the compliance front. So it is required, और मैंने देखा है कि इनिशियल स्टार्टअप फाउंडर्स उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए. एंड इट इज़ नॉट अ मच ऑफ अ कॉस्टली अफेयर. आज एक अकाउंटेंट अच्छा रखना जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को कैप्चर करे, दैट इज़ नॉट अ कॉस्टली अफेयर. बट इट इज़ नॉट एन एक्साइटिंग फील्ड टू बी इन, आई वुड से, कि कंप्लायंस इवन एज अ कंसल्टेंट. और फाउंडर को भी थोड़ा बोरिंग लगता है, तो काफ़ी बार वो इग्नोर करते हैं. बट अगेन व्हेन इट कम्स टू ड्यू डिलिजेंस, जब वो डील एक अच्छे वीसी के पास जाती है जो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं, देन ऑल दिस कन्वर्ट्स इनटू रेड फ्लैग. And many times this red flags also converts that into a more of a deal breaker, कि जहाँ पे सब कुछ अच्छा था लेकिन just because of these red flags इन्वेस्टर से मना कर दिया. So तो अकाउंटिंग टैक्स इन टेक प्रॉपर हो तो उसके लिए आपके लिए आगे फंडिंग बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि सब कुछ वो ड्यू डिलीजेंस टाइम पे टिक 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 लगता है, नहीं तो क्रॉस आता जाएगा, वो क्लैरिटी नहीं है. सो इज ओवर वैल्यूएशन मोर डेंजरस और द अंडर वैल्यूएशन? again a question where can nudge few philosophy. I would say that I would put it in this way कि मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टार्टअप वैल्यूएशन ऑल्सो लाइक अ स्टॉक मार्केट. एग्जैक्टली. अल्टीमेटली तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और मेरे पास शेयर्स है उसके. सो जस्ट द डिफरेंस इज इन अ स्टॉक मार्केट योर मार्केट कैप, यहाँ पे वैल्यूएशन है. इन द स्टॉक मार्केट योर वॉल्यूम्स, यहाँ पे वी हैव ट्रांजैक्शंस. व्हेन आई से सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, देयर ट्रांजैक्शंस, दीज आर वॉल्यूम्स. रेट फिक्स है कि शेयर मार्केट में ये रेट पे आपको मिल गया, इसमें वो निगोशिएबल भी है. Now, what thing you can derive from this is, जैसे स्टॉक मार्केट में the transaction or the volume would determine the price. Here the funding round determines the price. कि funding round नहीं होंगे तो price on paper stable हो जाएगी. So you need, the startup needs to derive more valuation out of transactions, and transactions will happen when there are new rounds of funding. So अगर फाउंडर ने ऐसी गलती कर दी कि इनिशियली कोई हायर वैल्यूएशन पे राउंड रेस कर दिया, एंड ही वुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज थोड़ा डाइल्यूशन, 1-2 टका शेयर उसके डाइल्यूट होने बच गए. बट देन इफ इज नॉट एबल टू अचीव दैट राइट सेल्स फ्रॉम द आस्क और फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट, so राउंड ऑफ फंडिंग नहीं तो होगा. नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग नहीं होगा बिकॉज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को नाराज नहीं कर सकता नो डाउन राउंड करने पे. या फिर काफ़ी बार तो एसएचए में भी लिखा होता है देयर कैन नॉट बी एनी एंटी डाइल्यूशन राउंड. सो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को नाराज नहीं कर सकता, नए इन्वेस्टर्स मिल नहीं रहे, एंड वहाँ पे Stuck हो जाती स्टक हो जाती है बातें. तो एंड आई हैव सीन दिस प्रैक्टिकली, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स गेटिंग स्टक. फिर उसका सॉल्यूशन वो लोग कैसे न कैसे वो एडवाइजरी शेयर्स दे के या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को कुछ बोनस दे के या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन करके दे कम अप विद द सॉल्यूशन, बट इट्स अ बैड थिंग. सो एंड दूसरी चीज़ ये कि आई एक्सप्लेन दिस टू एवरी फाउंडर दैट सी, सच में तो जब पैसा आ रहा है इट्स अ प्राइमरी राउंड. सो यू नीड टू अगेन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी राउंड, सेकेंडरी राउंड. प्राइमरी राउंड में पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आता है. सो वैल्यूएशन इज जस्ट ऑन पेपर. दैट डिटरमाइंस कि नए शेयर होल्डर को कितना स्टेक या कितने नए शेयर देने चाहिए. बट फाउंडर को कोई फायदा नहीं हो रहा है. फाउंडर को कुछ पर्सनल सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, वो पैसा कंपनी का अकाउंट में है. एसएचए में जो लिखा है बिजनेस प्लान है उसके हिसाब से उसको पैसा को यूज करना है. रियल फायदा इन्वेस्टर या फाउंडर को कब होगा, जब एक बड़े स्टेज पे एक सेकेंडरी राउंड होगा या प्राइमरी या सेकेंडरी का मिक्सचर होगा. जैसे आईपीओ आता है तो हम कहते हैं कि नो ऑफर फॉर सेल, तो वहाँ पे वो अपनी जेब में पैसा लेगा, सेविंग अकाउंट में पैसा होगा. हाँ. तो रियल फायदा तभी है
तो मैं कहता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा अगर एक फाउंडर ने मान लो 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे किया, फिर 100 पे किया, फिर 200 पे किया, फिर 500 पे किया, और दूसरे फाउंडर ने सोच समझ के पहले 50 के बदले 25 पे किया, बट वो 25 पे अच्छे से यूज़ किया, उसका रिजल्ट दिखाया, इन्वेस्टर को खुश किया। हाँ, फास्ट किया। मे भी हो सकता है कि 50 का एक्सपेक्टेशन में उसको 1 साल लग जाए वो ऐसा इन्वेस्टर ढूँढने में, और 25 अभी आ रहा है, और 25 और नेक्स्ट राउंड उसने 200 पे डायरेक्टली किया। सो अल्टीमेटली जब आई कैन से कि सेकेंडरी हो रहा है तब तो उसका स्टेक सेम ही है। सो लॉट ऑफ फाउंडर्स आर इमोशनल अबाउट दिस, एंड आई कैन से वेरी अपफ्रंट, एंड दे हैव मिस्ड द राइट अपॉर्चुनिटी कि जस्ट बाय बीइंग मैरिड कि टू अ वैल्यूएशन थिंग कि मैं तो 200 करोड़ से कम में करूँगा ही नहीं। दे हैव टेकन 5 इयर्स टू गेट द राइट इन्वेस्टर, और दूसरे स्टार्टअप ने 100 करोड़ पे ओके बोल के नेक्स्ट 500 पे ले गया। so again your benefit would be only when you do a secondary एक्चुअल बेनिफिट, और भले वो आईपीओ के थ्रू हो या प्री आईपीओ हो, या जब कोई बड़ा वीसी एक सेकेंडरी करे, और या आप ये सोचो कि सेकेंडरी तक जल्दी पहुंचना है, वो ग्रोथ तक जल्दी पहुंचना है, वो विजन तक जल्दी पहुंचना है। सेकेंडरी पे अगेन बी एन आउटकम दैट इज नॉट अ चॉइस, और दैट इज नॉट अ नॉट फॉर विच यू वर्क फॉर, बट अल्टीमेट बेनिफिट तो वहीं पे है। गॉट दैट। और एकदम कोई अर्ली स्टेज फाउंडर है, उसके लिए हाउ मच डाइल्यूशन इज टू मच डाइल्यूशन, मतलब कितना डाइल्यूट करना चाहिए, या इसके ऊपर तो करना ही नहीं चाहिए, आइदर वी कैन शेयर। सो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ समथिंग लाइक मुझे सेल्फ सस्टेनेबल होने के लिए कितने राउंड करने पड़ेंगे, और कब कब कितना पैसा हाइपोथेटिकली चाहिएगा, and at any time I should ensure that as a founder I have a control over the company, or at least some sort of, I can say, a stake which keeps me motivated to work for the longer vision of the company and its stakeholders. So there is not a right number, but sometimes I simply put in area कि चलो फर्स्ट राउंड है 10 तक से ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, तो काफ़ी बार मैं फाउंडर को बोलता हूँ एक बार उल्टी गिनती करके देख लो कि आपको प्रोजेक्ट में कितना पैसा चाहिए। अगर 5 करोड़ चाहिए और मैं मानता हूँ कि 10% डाइल्यूट नहीं करना, देन कैन वी जस्टिफाई 50 करोड़ वैल्यूएशन, और वो 50 करोड़ वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना तो मेहनत वो करनी करते है, या क्या खुद का कितना पैसा लगाना है ताकि वो स्टेज तक पहुंचे कि हम 50 करोड़ को जस्टिफाई कर सके। सो दैट इज हाउ वी वर्क ऑन दैट 10% टू 15% इज अ, उससे ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, एंड वी डू काइंड ऑफ बैक वर्किंग। अब किसी को प्रोजेक्ट में 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो मे बी 10 करोड़ का वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना है उसको, किसी को 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो 50 करोड़ को सो 10 या 15% डाइल्यूशन के हिसाब से मुझे बैकवर्क करना चाहिए। गॉट दैट। ये सारी बात आ गई इन्वेस्टर के उल्टा। एज अ फाउंडर मुझे इन्वेस्टर लेते टाइम क्या रेड फ्लैग देखने चाहिए, ये है तो मुझे वो इन्वेस्टर नहीं चाहिए। So one, of course, one red flag is that to understand whether the investor is ready to understand the risk involved with the startup investments, because I've seen a lot of investors जो 2-3 घंटा डिस्कशन करते हैं फाउंडर के साथ, where they say that they have the risk appetite to take the risk, पर जैसी मीटिंग खत्म होती है 2-3 घंटे बाद, जैसे कि कितना रिटर्न छूटेगा, कितना डिविडेंड मिला, कितना टका मल से 12%, हाँ 13%, बराबर बराबर है। so that one question triggers me that he doesn't understand startup investment, where the return can be in multiples, but you should be prepared that there is a huge capital risk, and as I said, the most important risk is the illiquidity risk. लिक्विडिटी नहीं होती। वो आपको समझना पड़ेगा, and so that is one major red flag. Apart from that, there are good software which I would encourage founders to use. एक ट्रैक्शन करके एक सॉफ्टवेयर आता है, Crunchbase करके है, so at least understand कि वो इन्वेस्टर ने सच में पास्ट में कितने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, so that is also one way to understand, because I have seen lot of and again I should not, I don't know whether I should say this or not, but I have come across a lot of investors who are actually consultants, और I've come across a lot of investors who are मैं उन्होंने पैसा स्टार्टअप में पैसा कभी नहीं डाला है। it's good to be a consultant as well as the investor, लेकिन कभी पैसा नहीं डाला, but then they pose as an investor is the wrong thing, और at the same time I've seen people who want to understand कि आइडिया क्या क्या चल रही है मार्केट में, तो इसलिए भी वो लोग बस मैं जाके पिच सुनता हूँ। सो और काफ़ी लोग ऐसे भी है जो लिंक्डइन पे एंजल इन्वेस्टर लिखने के लिए भी पिच सुनते हैं, so this some sort of due diligence is equally required from the founders side when they meet investors, and but I think it's वहाँ पे भी टूल्स अवेलेबल है, जैसे इन्वेस्टर के पास टूल्स अवेलेबल है फाउंडर का ड्यू डिलिजेंस करने के लिए, सेम वे देयर आर टूल्स अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टर। गॉट दैट। एक बहुत सारे टर्म अब तक मैं मिक्स कर रहा था, अब थोड़ा सा जो अलग करते हैं, अ डिफरेंस बिटवीन एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। So I would say venture capital is like a mutual fund for startups. Mutual fund मनी पुल इन करता है और वो स्टॉक मार्केट में या डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट करता है। वीसी भी एलपी से मनी पुल इन करता है, एलपी इन सेंस लिमिटेड पार्टनर्स। सो वेंचर कैपिटल भी एक तरीके से एक फंड मैनेजर है जिसने एक थीसिस बनाई है
जो लोग वो फंड मैनेजर की थीसिस से बिलीव करते हैं वो पहले फंड मैनेजर को एक कॉर्पस देते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ वी हैव अ कैट 1, कैट 2 एंड कैट 3 फंड. कैट 1 फंड इज नॉर्मली नोन एज अ वीसी जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है. सो मेरी टर्म में अगर समझो, जैसे आप ये बोलते हो कि मेरा ये थीसिस है और मैं 100 करोड़ का फंड बनाना चाहता हूँ, मुझे 1-1 करोड़ रुपए हाँ मुझे लगता है 1 करोड़ देना है, 2 करोड़ देना है, मैं आपको देता हूँ, देन यू विल इन्वेस्ट ऑन माई पे, एंड देन यू विल इन्वेस्ट ऑन माई बिहाफ. and I will invest on your behalf, and rather I would take a management fee out of that 100 crore का corpus. I would take a carried interest which is like 20% of कि आप as an investor 1 करोड़ पे जितना कमाए उसका 20% मैं लूँगा, because thesis मेरी थी, startup मैंने select किया as a fund manager. So there is a VC, and an angel investor is an individual investor जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है. जो मैंने इनिशियली समझाया था कि आई मैनेज अ गुड AUM ऑफ इन्वेस्टर्स अराउंड लेट्स से 20 करोड़, और उन सब की हमने इंडिविजुअल थीसिस बनाई है. किसी को मतलब काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे भी जिसको कोई सोशल इम्पैक्ट के लिए इन्वेस्ट करना है दिया. ऑफ कोर्स दे वांट टू मेक मेक मनी, बट सोशल इम्पैक्ट तो ही करना है, सीधा प्रोडक्ट से नहीं करना. सो दैट इज आल्सो वन थीसिस. काफ़ी एंजल इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको अपने बिजनेस को हेज करने के लिए करना है कि लेट्स से मैं नेचुरल डायमंड में वर्क कर रहा हूँ, मैंने मेरी नेक्स्ट जनरेशन CBD में नहीं पढ़ना चाहती, बट मे बी आई इन्वेस्ट इनटू अ स्टार्टअप जो CBD कर रही है. सो मे बी दैट इज अ गुड सॉर्ट ऑफ हेजिंग ऑल्सो कि ये डिमांड यहाँ से यहाँ पे फ्लक्चुएट होती है, तो मे बी स्टिल आई वुड गेट टू अर्न समथिंग. सो एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स गेटिंग इनटू द कैप टेबल ऑफ द कंपनी. स्टार्टअप्स के लिए फ़ायदा है कि VC नॉर्मली टेक 4 to 6 months टू क्लोज द डील. इवन टर्म शीट आने के बाद भी ड्यू डिलिजेंस और उस सब में 3 महीने लगेंगे, बिकॉज VC को अपने LP जो लिमिटेड पार्टनर है जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए डाले उनको भी तो जस्टिफाई करना है कि ये एज अ फंड मैनेजर मैंने ये कॉल क्यों लिया. तो ऑन पेपर चीज़ें करने में 4 to 6 months लगेंगे. एंजल इन्वेस्टर कैन टेक डिसीजन फास्टर बिकॉज वो इंडिविजुअल पर्सन है, वो खुद ही इन्वेस्ट कर, तो हो सकता है वो 24 आवर्स में भी डिसीजन ले ले, 48 आवर्स में भी ले ले. सो एंड ऑन लाइटर नोट आई कैन से कि ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टअप को पैसा पहले कौन देता था? फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स. वही वही फूल्स का अच्छा वाला वर्जन एंजल इन्वेस्टर. Good one. Okay. So, what role do startup communities and co-working space provides? So I have a lot of memories which is drained like last 15 years because I started with building a community. Yeah. And हमने भगवान महावीर कॉलेज में एक स्टार्टअप वीकेंड किया था, तो दैट इज़ वन एग्जांपल आई कैन गिव कि वहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब दे हैव दिस इवेंट जहाँ पे मतलब 50 से 100 लोग इकट्ठा होता है, एंड 54 आवर्स सोते नहीं है, और 54 आवर्स में उनको आइडिया से लेके उसको रोल आउट करना है. सो वहाँ पे काफ़ी नए आइडियाज़ बॉर्न हुए थे. कुछ लोग ऐसे भी थे कि 54 आवर्स में सच में को फाउंडर बने और सच में कंपनी फॉर्म की और आज भी अच्छा कर रहे हैं. सो और वहाँ पे जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो काफ़ी फैसिलिटेटर्स प्रोवाइड करती है ग्लोबली, एंड दिस फैसिलिटेटर्स एक्ट एज ए मेंटर इन दिस 54 आवर्स. दे गाइड यू, कहीं अटके हो तो वो हेल्प करती है. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी एज बाय ऑर्गेनाइजिंग इवेंट. सो टुडे वी आर वही 50 लोगों की इवेंट को हम 15,000 तक स्केल कर पाए हैं बिकॉज वी स्टार्टेड दैट. एंड कम्युनिटीज ऑलवेज प्ले अ गुड रोल. आई वुड से ऑल्सो टू राइट द फाइंड को फाउंडर. काफ़ी VCs भी आप देखते हो, तो शार्क टैंक भी आप देखते हो, वो कहते हैं कि आप को फाउंडर पहले ढूंढो फिर हमारे पास आओ. सो कम्युनिटीज हैव हेल्प टू फाइंड गुड को फाउंडर. दे हैव हेल्प टू सर्च फॉर द राइट टैलेंट पूल. सो आज ईच आई करके कम्युनिटी है which I always मतलब it's one neutral community which I have felt has done some good work in last so many years. So all these communities have contributed in some way or the other. इवन कोवर्किंग को भी मैं कम्युनिटी ही कहूँगा बिकॉज वहाँ पे भी लाइक माइंडेड लोग आते हैं, काम करते हैं. तो हो सकता है एक ट्रेडमार्क बना रहा है, एक लोगो डिज़ाइनर है, तो ट्रेडमार्क के क्लाइंट्स को लोगो का काम मिलता है, लोगो बनाने वाले को ट्रेडमार्क को काम दे सकते हैं. सो इट्स अ गुड वे ऑफ आई वुड से कि कम्युनिटी आई हैव सीन बिकॉज ऑफ कम्युनिटी वी हैव ग्रोन to a good extent. CA is also a community which I am part of. So I've been part of good communities and where I have felt कि कहीं ना कहीं as a मतलब as humans we have grown because of the community. So I've always had high regards for any community. हाँ, community it works wonders now. How important is networking raising capital compared to pure merit? I would say networking is always about merits when it comes to VC. You may take it positively or negatively because मैं भी कोई भी स्टार्टअप आता है तो पहले कहता हूँ देखो मैं मेहनत कर सकता हूँ आपको 1000 VC तक पहुँचाने की या 1000 एंजल इन्वेस्टर तक पहुँचाने की, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी अदर कंसल्टेंट जो गारंटी ले रहा हो कि आप मुझे फ़ी दोगे तो मैं आपको फंड रेज करा के दे दूंगा, देन रादर यू गो विथ हिम और मुझे भी उसका कॉन्टैक्ट नंबर दो कि मैं भी कुछ क्लाइंट्स उसको दे सकता हूँ. तो अच्छा है. सो अगर काफ़ी लोगों का उस टाइप का नेटवर्क और इन्फ्लुएंस है
I would say networking, तो चलो is a neutral word, but if you include networking with influence, then maybe networking for influence can help any startup raise funds, but that will always be to limited extent. For example, काफ़ी लोगों ने मार्केट प्लेस क्रिएट किया था जहाँ पे वो लोग स्टार्टअप को लिस्ट कर रहे थे. सो इनिशियली दे कुड फंड एनी स्टार्टअप, कि किसी को लिस्ट किया, 0 रुपीज़ रेज हुआ ऐसा नहीं होता था. 50 लाख मांगा, 20 किया, 30 किया, बट देन इन्वेस्टर्स लॉस्ट मनी. इवेंचुअली दिस मार्केट प्लेस ऑल्सो बंद हो गई. वीसी फंडेड थी, फिर भी बंद हो गई. टाइक इज वन एग्जाम्पल जिसने क्राउड फंडिंग की तरह चालू किया था. नाउ इट हैड टू शट डाउन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. So initially networking plus influence might help, but ultimately if you look at the longer run, merits always helps. So उसमें time ज़्यादा जाएगा, हो सकता है तुरंत पैसा नहीं मिले, 3-4 महीने लगे, but at least end goal will be वो एकदम सादी बात समझो, मैं पहचान दे कहीं पे घुस गया, पर अल्टीमेटली तो मेरा टैलेंट ही काम लगने वाला है, और प्योर मेरिट पे जाऊंगा तो मेरा टैलेंट तो है ही, तो मुझे कोई टेंशन नहीं. चलो, सो वी मूव टू द ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बिफोर द मैसेज टू द ऑडियंस, मिथ वर्सेस फैक्ट. सो ये बहुत बार सुनता हूँ, फंडिंग मिल गया मतलब सक्सेस. मिथ और अ फैक्ट? I would say it's a myth, but from the society angle it's a fact. मतलब आज फाउंडर के लिए वो मिथ है, but unluckily society treats a person successful if he gets funding. So it's very much justified for the founder to do a PR also based on the funding. हाँ, मार्केटिंग हो, अरे शार्क टैंक गया था, फंडिंग आ गया, तो मार्केटिंग की तरह उसको पावरफुल यूज़ किया जाता है, बट इन फैक्ट इट इज़ नॉट द सक्सेस. इट टेक्स सम मोर देन दैट. उसको वो पैसा आएगा, उसको काम कर. बिजनेस को तो पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आया. बिजनेस तो बिजनेस है, उसको थोड़ी पता है कि लोन लेके आया है या, तो वो तो पैसों से जो परफॉर्म करना. परफॉर्म करेगा तभी सक्सेस होगा. गॉट दैट. वीसी फंडिंग इज नेसेसरी टू बिल्ड अ बिग कंपनी. So I would say a fact in a way that lot of businesses again doesn't have a bankable capital, कि बैंक रिस्क लेने को रेडी नहीं है. वो लोग कोलेटरल मांगते हैं. देयर आर फ्यू गवर्नमेंट स्कीम्स जो 10 लाख 15 लाख लोन देती है, वो भी ऑन काफ़ी बार ऑन पेपर है, कितना इफेक्टिव है वो नहीं पता. बिकॉज आई हैव सीन मुद्रा लोन एंड समथिंग. आई हैव सीन दैट हस्बैंड ने अगर कोई लोन लिया है तो उसकी वाइफ को मुद्रा लोन लेते हैं, बिकॉज दे वांट अ कलेक्टिव कोलेटरल टू सिक्योर देयर एसेट्स. सो बट एनीवेज, इफ आई से अगर बैंकेबल कैपिटल या बैंक के पास रिस्क लेने की एपिटाइट नहीं है, then someone has to take that risk to nurture that business or to grow that business. And VC is one patience capital, which US में तो काफ़ी patience capital है, इंडिया में इतना patient capital नहीं है. So that's the reason one we are not able to fund research projects, or we are not able to fund a very deep tech project जहाँ पे करोड़ों रुपए का requirement है without making a single rupee of revenue. But still आप एग्जांपल ले लो, जोमेटो, स्विगी, भले स्टार्टिंग में लॉस किया, बट नाउ दे हैव अ कंट्रोल की जैसे डिलीवरी फी को 5 रुपये का 10 रुपये कर दिया, तो पूरा चेंज हो जाएगा. मे बी दैट प्रॉफिट वुड इंक्रीज. एंड इफ यू सी द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ जोमेटो, आफ्टर विच द प्रमोटर रिजाइन from the board, but you can see that it's in their control. So it's a best example of why they chose ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, कि उनको पता था कि जब प्रॉफिटेबिलिटी एक बार अच्छा ग्रोथ कवर कर लिया, एक बार 40-50% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, दे कैन बी प्रॉफिटेबल. इसमें तो मैंने ये भी सुना है, कोई रील में देखा था, पता नहीं है कितना सच्चा ज्ञान है, कि इवन वो कस्टमर का डेटा वो ट्रैक करते हैं कि आपने ऑर्डर करके डिलीवरी चार्ज देके कैंसिल कर दिया तो अगली बार डिलीवरी चार्ज कम लगाएंगे. आप हर बार करते करते तो आप डिलीवरी चार्ज बढ़ जाए, तो वो साइकोलॉजी प्ले करते हैं. बिहेवियर, डेटा एनालिटिक्स, they can play around a lot of things to make it profitable. That is what I mean. So VC capital would define growth, and कहीं ना कहीं वो profitability कंट्रोल में है, then it's a good thing. Got that. ठीक है. Only tech startups get funded. Myth or fact? A myth, but again from the investor angle, if my thesis is such कि मुझे numbers ही समझ में आते हैं, और टेक ऐसी चीज़ है जहाँ पे स्केलेबिलिटी ईजी हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे सप्लाई और डिमांड का, मतलब अगर डिमांड है तो सप्लाई का कंस्ट्रेंट नहीं है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ सास प्रोडक्ट के एग्जांपल, वर्टिकल सास का एग्जांपल लूँ तो एक एक्स्ट्रा यूजर को बेचने के लिए मेरा शायद वेरिएबल कॉस्ट तो सिर्फ सर्वर का कॉस्ट है या स्टोरेज स्पेस है, जबकि वो सेम चीज़ को अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट करूँ, देन आई ऑलवेज एट सम लेवल टू इंक्रीज द कैपेसिटी. आई विल नॉट जस्ट नीड डिमांड, but I also need to upgrade my machine, or to infuse more into capex. Profitability is not important if growth is strong. Okay, so growth, if it is so strong that you can really capture a market. I've seen a lot of founders play around or spend half of their time into SAM and SOM. लेकिन जब अगर आप मार्केट शेयर ही 0.5% या 1%
अटेंड करने वाले हो, तो वो मार्केट कितना बड़ा है उसका कोई सेंस नहीं है. हाँ, तो फिर थोड़ी रेट बढ़ते ही कस्टमर निकल जाएगा, बट मार्केट शेयर अगर बड़ा पकड़ लिया है तो फिर कस्टमर का निकलना मुश्किल है, तो देन आई कैन प्ले विद द रेट्स. So profitability and growth I can always show when I'm totally at a spree to capture say 30-40% of the market. So at every round I will tell my investor कि देखो इतना मार्केट शेयर कैप्चर किया है, अब आप कहो तो हम फंडिंग नया नहीं ले और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर सकते हैं, और अदरवाइज वी रेज वन मोर राउंड, वी स्टिल बर्न कैश, ग्रोथ को अचीव करें और फिर प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रिगर करें. So if you can really capture a good market, and if you're on that capturing market spree, then you don't look at profits. You only look at revenue. Only look at the how much market you can capture. Once you feel that you have captured enough market, then you can focus on profitability. Got that. Okay. So last few questions. What advice would you give to founders who are struggling to raise fund despite of a good product? So one advice which I have learned while making the last product icomatch.com, and I'm saying this because I have devoted 70-80% time into making that product. So one is you do or try to do maximum investor outreach in the minimum time frame, because I've seen lot of startup founders कि 4 months 5 months fundraising को देते हैं. सो रादर 1 महीना पूरा दो, लग जाओ. लग जाओ, मतलब भले थोड़ा बिजनेस अफेक्ट होता हो, दैट इज अ माइनस पॉइंट, बट स्टिल लग जाओ और ट्राई करो कि आउटरीच पहले ट्राई करो कि मैं 1 महीना सिर्फ मैक्सिमम लोगों तक मेरा पिच डेक पहुंचाऊं. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू कोल्ड आउटरीच और थ्रू गिविंग स्टार्टअप राइट इवेंट ऑल्सो, कि फेब्रुआरी में इतनी 10 इवेंट हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करो. देयर आर लॉट ऑफ पिच कॉम्पिटिशन दैट विल हेल्प यू डिस्कवर विद द राइट इन्वेस्टर्स. VCs, हर एक VC की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वहाँ पे भी आप पिच डेक भरो. लिंक्डइन प्रोफाइल में काफ़ी VCs या एंजल इन्वेस्टर ने अपना DM ओपन किया, या फिर उन्होंने एक लिंक ही दी है, वो लिंक पे जाके भी आप उनका कॉल बुक कर सकते हो. सो डू ऑल व्हाट इज पॉसिबल टू गेट द इन्वेस्टर आउटरीच. 1 महीने बाद यू कम अप विथ इन द मिनिमम टाइम. 1 महीना तो वो इंडिकेटर मिनिमम टाइम में. देन यू से कि चलो अब मैं 100 में से मतलब 100 जनों के रिस्पॉन्स आए, भले नेगेटिव पॉजिटिव, इवेल्युएशन किया, किसी ने बोला आई हैव एक्नॉलेज योर ईमेल, और उसमें 10 मीटिंग सेटअप कर पाए, देन यू कैन सिंपली फोकस ऑन कन्वर्टिंग दोज 10 मीटिंग्स इनटू अ टर्म शीट एंड ड्यू डिलिजेंस एंड हार्ड मनी ट्रांसफर. सो आउटरीच पे तो लग जाना है, और बहुत सारे एवेन्यूज ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है अगर आप सच में ढूंढने बैठो तो. और उसके लिए कोई कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज पोस्ट कोविड थिंग्स हैव बिकम प्रीटी मच ट्रांसपेरेंट. कि आज सो काफ़ी फाउंडर्स में देखता हूँ कि व्हेन आई से किसी iComatch इज अ फ्री टूल एंड यू कैन इनिशियली रीच आउट टू 50 इन्वेस्टर्स फॉर फ्री, फिर भी वो लोग ट्राई करने से पहले नेगेटिव हो जाता है कि यार कोल्ड आउटरीच से कौन हाँ बोलेगा, बराबर है. और आज मैं मेरे ऐसे बेस्ट फ्रेंड जैसे इन्वेस्टर्स या VC के सर्कल में फ़ोन करता हूँ कि अच्छा स्टार्टअप है, बोलता है मेहुल ईमेल कर दे. तो सो ऑफ कोर्स वार्म इंट्रो प्लेज अ रोल, बट वार्म इंट्रो के पहले भी कोल्ड आउटरीच नहीं वर्क कर ऐसा नहीं है. इफ यू सेंड द राइट ईमेल, यू कैन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड विद द इन्वेस्टर, बिकॉज वो लोग का तो काम ही है, मतलब वो VC एज अ VC फंड, वो अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फी चार्ज कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर से, विच इज एज गुड एज 4%, तो 1000 करोड़ का फंड हो 40 करोड़, तो वो लोग इस बात का ले रहे हैं कि हम इवेल्युएट करेंगे. सो क्यों ईमेल का रिप्लाई नहीं देंगे? श्योरली देंगे, दे शुड ट्राई. और वर्स्ट कम वर्स्ट तो मैंने मारा, नहीं लगा नहीं लगा, ऐसे भी नहीं हो रहा था. लग जाए तो मेरे लिए हो जाए, और 100 में से अगर 2 के भी आए तो 2 का रिस्पॉन्स तो है ना, वो तो मेरे भी नहीं है. वहाँ पे हमने एक इनोवेशन ऐसा किया है कि हम ईमेल जो AI का जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किया है, वी डोंट ड्राफ्ट ईमेल्स प्योरली ऑन द पिच डेक, वी ड्राफ्ट ईमेल ऑन द बेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट थीसिस ऑफ द इन्वेस्टर. सो मेहुल को ईमेल आएगा, इट विल बी हाय मेहुल, एज यू हैव इन्वेस्टेड इनटू दिस पोर्टफोलियो कंपनी, तो उसको तुरंत पहली लाइन में ही उसकी पोर्टफोलियो कंपनी दिखेगी, तो द ओपनिंग रेट एंड द रिप्लाई रेट वुड इंक्रीज और द फोकस रेट वुड इंक्रीज. और उसको भी लगा थोड़ा रिसर्च करके इसने डाला, ऐसे रैंडम को नहीं लिख दिया है. अमेजिंग. एंड लास्ट, हाउ डू यू सी इंडिया स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप इवॉल्विंग इन नेक्स्ट 5 years? So there is no way of prediction, but I can say now we have more of a purchasing power or a consumer mindset. तो कहीं भी consumption हम कर पा रहे हैं. Even if you talk about middle class, upper middle class, they have equal consumption. Best example I can give is coffee. सूरत में जो स्पेशलिटी कॉफ़ी का मॉल है, आज 250 से 300 रुपये की कॉफ़ी, even everyone can. So if I look at the consumer market, if I look at the talent, we are always going to grow. If I look at the economy, 3 trillion, 4 trillion, 5 trillion, we are ever going to grow. Well,
established leadership by the recent government. Yeah. So and a stability. So that is also ensured. Main तो मैं कहूँगा कि more than any government policy, it's the book or the ambition of the youngsters of our country. And so there is no doubt that the startup ecosystem is going to be flourished. VCs भी आप देखोगे तो काफ़ी सारे फॉरेन VCs ने पर्टिकुलरली इस साल का स्टैटिस्टिक्स देखो, दे फॉर्म्ड अ न्यू फंड, डिपटेक फंड, जहाँ पे पहले ऐसा नहीं था. पहले ऐसा था कि VC ऑलवेज स्टेटेड कि वी विल इन्वेस्ट इनटू स्केलेबल कंपनीज. अब ऐसे VC जो वेबसाइट के होम पेज पे लिख रहे हैं कि प्री रेवेन्यू इज ओके फॉर अस, अगर अच्छा आइडिया है तो भी इट इज ओके फॉर अस. काफ़ी लोग तो ये लिखते हैं आइडिया नहीं है, फाउंडर अच्छा है तो भी हम 1 करोड़ इन्वेस्ट करने को रेडी है. So these are the So type of investing theses purely on people. so these are the type of thesis which has evolved. So lot of VC fund have their GPs in US, but they have formed GIFT City में काफ़ी फंड बन रहा है. So फंडिंग साइकिल भी काफ़ी, आई वुड से 2016 में जब एक फ्लो ऑफ मनी आया था तो काफ़ी ऐसा भी हुआ है कि उस टाइम पे जो एसोसिएट थे VC में या एम्प्लॉय थे, उन्होंने ये पूरी इकोसिस्टम समझी है, तो वो एम्प्लॉयज अब खुद फंड मैनेजर बन गए. They have formed the right network who are ready to take the bet. So even lot of new licenses have come up. So that shows good positive sign. SME IPO, as I said, trading of the unlisted. So these are also good signs of Good signs of. because any good sign of exit is going to keep the momentum going when it comes to हाँ, कि लोगों का इन्वेस्ट करने का वो रुझान बढ़ जाएगा. एग्जिस्टिंग. अभी एक स्टेज की बात करूँ तो लोगों के माइंड में ये परसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट और नो डाउट गिवन गुड रिटर्न्स. तो मैं खुद स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए 1 साल पहले मना करता था बिकॉज इट वाज ऑलवेज गोइंग अप. बट नाउ वी हैव अटेंड अ प्लेटू एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न. मे बी सिल्वर गोल्ड में भी अभी इतना भाव बढ़ गया कि लोग स्केप्टिकल है. सो नाउ फ्रॉम लास्ट 2-3 months आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ inquiries from angel investors who now want to park money back to startups or want to start their journey into parking money in startups. So funding cycle wise, I would say it's the next few years are going to be a good boom for the startup ecosystem. सो इट्स बिन अमेजिंग डिस्कशन थ्रू आउट द शो. बहुत सारी चीज़ें, मुझे तो बहुत सारी क्लैरिटी आई. एंजल इन्वेस्टिंग क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, इंक्यूबेशन क्या है, और किस तरह से पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम चलता है. अगर आप में से किसी को भी लगता है तो कुछ आपके लिए हेल्पफुल है तो डू शेयर विद समवन जिसको ये काम लग सकता है. एंड एट द एंड डू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन. सी यू इन सम अदर पॉडकास्ट. थैंक यू.